वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 17 दिसंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम फिल करते हैं आप लोग, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हो या स्टेट गवर्नमेंट के, उससे पीटी रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट को पूछा जा सकता है यहाँ से आज के पेपर से, उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ जो भी प्रश्न पीटी और मेंस के पूछे जाते हैं उसका उत्तर लेखन कर सकते हैं। मेंस के क्वेश्चन को है ना, आप लोग क्या कीजिएगा, आज के बाद से ऐप पर जाइएगा। ऐप पर ग्रुप बना हुआ है, एक जर्नल ग्रुप बना होगा, तो वहाँ भी आप लोग मैसेज अपना पीडीएफ सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जर्नल कम्युनिकेशन ग्रुप के नाम से होगा। और दूसरा, जो पैकेज खरीदते हैं आप लोग दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का, उसका भी एक ग्रुप बना होगा, तो जो वहाँ भी आप लोग सेंड कर सकते हैं। दोनों ग्रुप में आप लोग सेंड कर सकते हैं। जैसे आप लोग टेलीग्राम पर सेंड करते थे ना, सेम फॉर्मेट वैसे ही है। आपको इससे कहीं ज़्यादा बेटर वहाँ सुविधा प्राप्त होगी। तो चलिए, आप लोग आज के बाद वहीं से कीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल को आज के बाद बंद कर दिया गया है मैसेज के लिए, टू वे कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि कुछ अराजक तत्व और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी हैं जो बातों को सीरियस नहीं लेते हैं और अपनी मर्जी की बात करते हैं। तो इसलिए उन्हीं स्टूडेंटों पर ध्यान दिया जाएगा युक्तिया इस पर बाई प्रोफेशनली, जो इस और मेहनत करने का प्रयास करते हैं। तो जो मेहनत करेंगे वो ऐप पर परचेज भी करेंगे 365 रुपये का। अगर चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन चाहिए तो ठीक है, तो इसके लिए आप ये कीजिएगा, पैकेज खरीदिएगा और उसके बाद आंसर राइटिंग जरूर कीजिएगा। वहाँ बस बोलने से आंसर राइटिंग नहीं होता है। आप लोगों को मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, पिछले 3 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से बोल रहा हूँ, आंसर राइटिंग कीजिए। तो आप लोग की जू नहीं रंगती है, तो मैं उन लोगों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, केवल जिनको बात करनी है और केवल चीज़ों को ऐसे ही देखना है। बहुत से संस्थान है आपके पास, आप वहाँ जा सकते हैं, विकल्प आपके पास खुला है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, कुछ बेहतर करना है, तो युक्ति आई से जुड़िए और उसके लिए ऐप से आप लोग काम करवाइए। चलिए, आगे बढ़ने से पहले साथ ही साथ आप लोग एक चीज़ भी और देखिएगा कि जो पीडीएफ का फाइल होगा वो आप लोग है ना स्कैन करके सेंड कीजिए, ताकि हमें देखने में आसानी हो, ठीक ना। और जो रेगुलर जो लिखते हैं वो आप लोग सेंड कीजिएगा ऐप पर। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, लगातार है ना, आपको यह घटनाक्रम कल भी हुआ था, मैंने इस पर कल चर्चा भी किया था। सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बैठक चल रही आतंकवाद के मुद्दे पर, जिसे भारत ने बुलाया था। आप लोग क्वेश्चन पहला एक दीजिएगा यूट्यूब चैनल पर कि भारत है ना, जो यूएन सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है, कि कब से कर रहा है और इसकी कार्यकाल क्या होगी, आप मुझे बताइएगा, ठीक ना। इससे रिलेटेड हाल ही में एक आतंकवाद से संबंधित सम्मेलन भारत में हुआ था। सुरक्षा परिषद आतंकवाद गठबंधन से संबंधित एक सम्मेलन था, जिसे दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में मैंने कवर भी किया था। उसका बैठक कहाँ कहाँ हुआ था, बैठक जो हुआ था वो किन किन स्थानों पर हुआ था, डेट उसका क्या था, आप लोग बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में इंटरपोल का भी एक बैठक हुआ है, इंटरपोल का बैठक हुआ है ना, उसका भी आप लोग बताइएगा कहाँ पर हुआ है, ठीक। और G20 सम्मेलन जो है, G20 सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता भारत को कब प्राप्त हुआ, और इसका G20 सम्मेलन का जो मुख्य सम्मेलन जो होगा आयोजित 2023 में, वो कौन से डेट पर होगा, ये सब चीज़ें आप लोग, और कहाँ पर होगा ये भी मुझे बताइएगा। तो ये सब 4-5 प्रश्न आपको यूट्यूब पर शेयर कर देना है, या तो आप ऐप पर भी शेयर कर सकते हैं कम्युनिकेशन ग्रुप में। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसी में। देखिए क्या हुआ, बैठक जब हो रहा है तो उसमें जो विदेश मंत्री हैं वर्तमान में, आपको पाकिस्तान के भुट्टो जी, बिलावल भुट्टो, उनके द्वारा कहा गया है कि भुट्टो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना आतंकी ओसामा बिन लादेन से कर दी। तो इसका मतलब यही हो सकता है कि उनकी जो विदेश नीतियां हैं तथा किसी बात को किस संदर्भ से कहना है, इनको इसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि
पूरा विश्व जो है ना, विश्व समुदाय, विश्व जनमत मोदी जी के विदेश नीतियों का है ना मुरीद है। पूरा विश्व, बहुत से देश है जिसमें अमेरिका भी है, रूस भी है, और यूरोपियन कंट्री बहुत सा ऐसा है जो इनकी बात करने की, मोदी जी की बात करने की टेक्निक प्लस किसी देश के साथ कैसे हमको रिश्ते डेवलप करने हैं, उस विदेश नीति के मुरीद अभी भी इसके सभी लोग हैं। तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके बुद्धिजीवों में कैसे ये पता पता चल गया कि किसी व्यक्ति विशेष जो किसी विदेश में इतनी इसकी पहचान हो और जो टॉप ट्रेंड करे, उसको आतंकी समूहों के साथ जोड़ के देख के जोड़ रहा है। तो इसकी दूरदर्शिता आप समझ सकते हैं। तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, बस जाएंगे इस मुद्दे पर कि इसमें जो जो बातें की गई हैं आपको उसको स्टैंड को जानना है। साथ ही साथ देखिए ये बयानबाजियां चलते रहती है। यह जो संबंध है ना, आपको क्या करना है, एक सेकेंड, यह संबंध है आपको कहाँ पूछेगा, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है ना पड़ोसियों के साथ नीतियां, वहाँ पूछेगा। तो हालिया घटनाक्रम में अगर कुछ ऐसा प्रश्न पूछे तो ये सब एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पाकिस्तान जो है, जो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी के द्वारा बोला गया है कि जो हमारे पड़ोसी देश है उसके साथ ऐसे जो है हमेशा यूज़ करते हैं, आतंक को बढ़ावा देते हैं। 11 हेनरी क्लिंटन के जो विचार है उसको आप कोट कर सकते हैं। जैसे हेनरी क्लिंटन ने क्या कहा था 2011 में, पाकिस्तान के दिए उस संदेश को याद दिलाई दिलाई थी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई सांप पालेगा तो उसे काटेगा ही। तो हेनरी क्लिंटन का ये जो बयान था 2011 में ना, तो बहुत ही चर्चित रहा था। तो आप इसे कोट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग याद करेंगे, और साथ ही साथ ये चीज़ें हैं हम लोग नीचे भी बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए एक भ्रष्टाचार के एक अलग मानक यहाँ देखने को मिला। यहाँ पर क्या हुआ है देखिएगा। यहाँ पर फ्रांस के दूतावास में जारी हो रहा था फर्जी वीज़ा, और सीबीआई 6 स्थानों पर जांच की है। तो देखिए किस प्रकार के लोग प्रशासनिक भ्रष्टाचार करते हैं, साथ ही साथ विदेशी जो हमारी साख है उसको कमज़ोर करते हैं। तो ये केस स्टडी के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार अगर सीमा वो लांघ दे तो किस हद तक जाता है। अगर हम कि आप लोग को पता है ना, अगर राजदूतावास होता है वो किसी देश का प्रतिनिधि सरकार होता है। अगर हम उसमें अगर कुछ ऐसा करते हैं काम, तो भारत की छवि खराब होती है। तो भ्रष्टाचार के स्तर कहाँ तक पहुँच गए हैं। अब डायरेक्ट देखिए यहाँ पर जब फ्रांस के दूतावास होगा, इससे कोऑर्डिनेट करेगा, तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार के रिश्ते में दरार या किस प्रकार से आइडियोलॉजी हम डेवलप हो सकता है। जो हम लोग फ्रांस के साथ बेहतर रिश्ते कायम किए वहाँ पर कुछ व्यक्तियों के स्वार्थ ने, अधिकारियों के स्वार्थ ने किस हद तक जाकर चीज़ों को डिसमैच किया है। तो इसे आप लोगों को समझने की जरूरत है, और इसे केस स्टडी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं अगर प्रशासनिक भ्रष्टाचार के संदर्भ में प्रश्न पूछे तो। जिसमें देखिए शुभम शौकीन और आरती मंडल दो का नाम याद रखिएगा। 1 जनवरी से 6 मई तक आपको क्या कि पंजाब के कई लोगों को वीज़ा दिया है, कई लोगों को वीज़ा दिया है। ये वीज़ा किनको दिया गया ये ध्यान रखिए, किसान थे, बेरोजगार है और पहले कभी फ्रांस नहीं गए हैं। तो समझ सकते हैं कि कितनी अनियमितता बरती गई होगी, और जो पूरा सिस्टम है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। तो आने वाले समय में कुछ अपडेट होगा इस पर, तो हम लोग इस पर तब चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी इतना ही कि आपको इसे केस स्टडी के तौर पर यूज़ करना है। देखिए कॉलेजियम मामले में सरकार को राजद का साथ मिला। देखिए पुनः विवाद चल रहा है ना। मैंने आप लोगों को सत्ता और सत्ता का अभ्यास पढ़ाया बताया है पॉलिटी की क्लास में, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि न्यायालय बोल रहा है क्या, कॉलेजियम एक कानून है ना। अर्थात आप इस कानून का पालन कीजिए, इसके अनुसार चीज़ों को कीजिए। अर्थात न्यायपालिका सशक्त हो सकती है, सत्ता का अभ्यास कर रही है यहाँ पर। उसके विपरीत आपको क्या देखने को मिलता है, आपको जो कानून मंत्री हैं उनके द्वारा बोला जाता है कॉलेजियम व्यवस्था में बहुत दोष है, उसे पुनः सुधार करना चाहिए। अब विधायिका में बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपको इसमें सुधार करना है। तो सत्ता के अभ्यास में मैंने क्या बताया था कि जो न्यायपालिका हो या विधायिका हो, अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए जो स्थिति ला रही है, उसी को सत्ता का अभ्यास कहते हैं। सत्ता प्राप्त होना और सत्ता का अभ्यास करना दोनों में बहुत अंतर है। सत्ता तो प्राप्त है ही दोनों को, न्यायपालिका को अपने अधिकार क्षेत्र, उनके
सीमाओं के साथ उसे प्राप्त है, विधायिका को भी अपनी सत्ता प्राप्त है अर्थात शक्तियां प्राप्त है कार्य करने की उसकी सीमाओं के साथ। पर कौन बेहतर रूप से वर्चस्व होकर सिस्टम में कार्य करेगा, शासन प्रशासन में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अभी द्वंद्व इसी का चल रहा है। जितने लोग मेरे पॉलिटी के क्लास को कवर किए होंगे और मैंने सत्ता और सत्ता का अभ्यास पढ़ाया था, उसे आप लोग समझ लीजिएगा। वही अभी चल रहा है, अभी दौर चल रहा है दोनों के बीच, न्यायपालिका के बीच वही दौर चल रहा है और विधायिका के बीच, दोनों में अभी घमासान ये सब चीज़ें चलेंगी। और अंत में जिनका बेहतर निर्णय आएगा और जो लागू होगा ना, वही जीतेंगे इसमें। और ये हमेशा चलता है, ऐसा नहीं कि केवल इंडिया का ये कॉन्सेप्ट है या हमारे में राजनीतिक और सामाजिक जो है ना, सामाजिक और प्रशासनिक अक्षमता, ऐसा नहीं है। यह विश्व के सभी देशों में ही प्रक्रिया है। अमेरिका की बात ले ले, यूरोपियन कंट्री की किसी भी कंट्री का ले, यूरोप के किसी कंट्री का, चीन का हम ले ले या रूस का ले ले, जापान का ले ले, किसी देश का आप उदाहरण लीजिएगा, वहाँ सत्ता और सत्ता का अभ्यास दो तत्वों के रूप में प्रशासन चलता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये समझना है कि अब विधायिका में भी कुछ लोग हैं ना, पहले हर मुद्दे पर विवाद आपको देखने को मिलेगा, पर जब विधायिका के सत्ता के अभ्यास के लिए बातें होती है ना, तो सभी पार्टियां एकजुट होने लगेंगी। धीरे धीरे सभी लोग क्या करेंगे, अपने शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे। एक कोटेशन याद रखिएगा, जब आपको अन्ना हजारे जी का विरोध चल रहा था भ्रष्टाचार को लेकर, याद होगा ना, एक बिल की बात की जा रही थी, लोकपाल बिल की। तो उसमें देखिएगा, लालू जी की बात सुनिएगा, लालू जो माननीय मंत्री रहे थे उस समय, लालू जी के संसद में बात सुनिएगा। उन्होंने क्या बोला था, बाहरी लोग क्या अब विधायक कानून बनाएंगे, बाहरी लोग क्या कानून बनाएंगे। इनका एक लाइन सुनिएगा, आप लोग वीडियो सर्च कीजिएगा, उनके द्वारा ये बात बोला गया था। इसका मतलब यही होता है ना, बाहरी लोग कहने का मतलब विधायिका को अधिकार है नियम कानून बनाने का, तो नियम कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो केवल विधायिका ही इस पर निर्णय लेगी कि कोई विषय पर कानून किस रूप का होना चाहिए। उसके अतिरिक्त कोई और संस्था नहीं बना सकता है। पर हमारे न्यायिक व्यवस्था के तहत क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि उसके द्वारा निर्णय भी पैरेलल होकर विधि के रूप में काम करते हैं ना, करते हैं। उनके निर्णय रीट मैंने आप लोग पॉलिटी क्लास में बताया भी है। तो न्यायपालिका को सक्षम नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो जब भी एक विषय पर दो दो सत्ता काम करती है ना, मान लीजिए ये कोई नियम है, उस पर न्यायपालिका भी काम कर रही है, विधायिका भी काम कर रही है, दोनों निर्णय लेना चाहती है, तो सत्ता का जो केंद्र वही होगा जो संगठित होगा। इसलिए देखिएगा, कॉलेजियम के मामले में वह विधायिका पूरी तरह संगठित होकर काम करेगी। कुछ दिनों में ही आपका इसका असर पता चल जाएगा। और उसके बाद एक नियम लाएगी, और नियम को मान लीजिए कॉलेजियम में पहले एनजीसी आया था ना, नेशनल जो आपको न्यायिक नियुक्ति आयोग जो था, एनजेएसी, उसे रद्द किया था ना, तो फिर से एक बार लाएगा, बहुमत के साथ चीज़ों को कवर करेगा, फिर इसे अपडेट करेगा। फिर न्यायपालिका देखिए कुछ ऐसे पेच निकालेगा जो आपको ये इसे रद्द करने का प्रयास करेगा। तो क्या चलेगा, अब वाद चलेगा, प्रतिवाद चलेगा, पर संवाद का स्तर अभी नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि केवल व्यक्तियों के स्तर पर ही वाद प्रतिवाद होता है, वाद प्रतिवाद का कॉन्सेप्ट देखने के ऊपर है। यहाँ पर संस्थाओं के बीच भी ये ड्रॉबैक या लूप होल हमें दिखता है। तो इसे आप लोग बैकग्राउंड में अपने रखिएगा भी, जब तक इस पर है ना, विधायिका और न्यायपालिका के विवाद में कुछ सुलह की स्थिति न नजर आ जाए। अभी देखिएगा, फिर एक कोई विधेयक लाया जाएगा, उसे एक्ट बनाया जाएगा, तो न्यायपालिका उसे रिव्यू के लिए कुछ ऐसा टोन निकालेगी, ऐसा कोई एक ड्रॉप पॉइंट निकालेगी, ड्रॉप पॉइंट जिसमें आपको लूप होल नजर आए, और उसके बाद बोलेगी यह कहीं ना कहीं हमारे अधिकार का हनन करती है। और अधिकार का हनन करती है तो उसे कैसे सुधारा जाएगा वो कभी बताएगी नहीं, क्योंकि अगर बता देगी तो फिर विधायिका उस पर काम कर लेगी ना। तो इसलिए देखते होंगे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में भी आप देखते हैं कि क्या इन्हें साफ शब्दों में कुछ बाहरी व्यक्ति को नियुक्ति करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, अर्थात प्रशासनिक अधिकारियों को। उसमें कुछ प्रशासनिक अधिकारी नियुक्ति की बात हो रही थी ना, इसलिए कॉलेजियम कॉन्सेप्ट है ना, आपको कॉलेजियम कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या चाहेगी न्यायपालिका कि हम सत्ता का अभ्यास करें,
सत्ता का अभ्यास करे। तो ये लगातार आपको जब से आया है तो कॉलेजियम तब से ये आपको दिख रहा होगा निरंतर, और जो भी विधि कानून बनाए जा रहे हैं या उस पर डिक्री दिया जा रहा है, आपको न्यायालय के द्वारा अधिनिर्णय दिया जा रहा है, उसमें आपको साफ झलकता होगा सत्ता का अभ्यास करना चाह रही है। तो आप ये कॉन्सेप्ट अपने आप संजो के रहिएगा, आने वाले समय में बहुत काम देगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए, पुतिन से बोले मोदी, अर्थात जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वार्ता कूटनीति से ही निकलेगा रास्ता, और कहीं न कहीं यह बहुत ही बेहतर विकल्प है रूस के लिए भी और विश्व के लिए भी। अब हम उस दौर में नहीं रह सकते हैं जहां पर युद्ध और आक्रामक जो हथियार है उसका प्रयोग करें। इसके पीछे रीज़न ये है ना कि जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी समस्या है, उसको सुलझाने के लिए एक प्रयास, साझा प्रयास करने की ज़रूरत है। और जब भी युद्ध और इस प्रकार के आक्रामक हथियार बनते हैं तो जलवायु जो परिवर्तन का दर है और वृद्धि होता है। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। आपके आपसी हित कुछ और होंगे, आपके विवाद कुछ और हो सकते हैं, किसी सीमा विवाद हो सकता है या किसी प्रकार, इसमें कुछ को है ना हम लोग सेकेंड पोजीशन पर रखकर उसका निर्णय करें। पहले तो आपको क्या करना है, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में चीज़ों को करना है, तो उसी को ध्यान में रख के आगे बातें करनी है। देखिए, स्पष्ट रूप से तो नहीं कही जाती है ना, पर आने वाले समय में आपको ये सब चीज़ें नज़र आएगी। पर क्या हुआ, इस क्यों ऐसा बात किया गया, तो देखिए राष्ट्र लगातार एक दूसरे से संपर्क में है। भारत और रूस दोनों जो राष्ट्र प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष के रूप में जो कार्य करते हैं उनके द्वारा, रूस पुतिन और जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं वो भी दोनों लगातार इसमें संपर्क में। उसमें शुक्रवार को पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों में तमाम आयामों के बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। उनके द्वारा यूक्रेन के साथ रूस पर जारी विवाद पर पीएम मोदी ने फिर दोहराया कि बातचीत और कूटनीति से ही आगे का रास्ता निकलेगा। भारत इस विचार को लगातार दोहरा रहा है और दोनों देश के नेताओं के बीच भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 शंघाई सहयोग संगठन की बैठक लेकर भी चर्चा। और जहाँ तक मेरी राय है, मेरी समझ है कि भारत को अगर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर कर आगे आना है तो रूस G20 के सम्मेलन में रूस को किसी न किसी तरीके के मनाकर आप इसको लेकर आइए। और इसलिए कि इससे है ना क्या होगा, विश्व में एक मैसेज जाएगा कि भारत शांति वार्ताओं में है ना बेहतर रूप से प्रदर्शन कर रहा है। तो जो भी हो, जिस रूप से है, कूटनीति से हो या अपनी आपसी मित्रता से हो या किसी प्रकार का इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी आप कर सकते हैं, कहने का मतलब उस तरह नहीं होता, पर इमोशनल टच के साथ भी अगर G20 सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति को अगर लेकर आया जाता तो उसके मायने बहुत अंतर बदल जाएंगे। तो आप समझिएगा आने वाले समय में अगर वार्ताएं चल रही है दोनों देशों के बीच, उसके बैकडोर में यही बातें चल रही कि G20 सम्मेलन में अगर राष्ट्राध्यक्ष आ जाते हैं रूस के तो उसको विश्व को एक अलग मैसेज जाएगा। और इसके लिए वो कुछ रूस अपना जो चीज़ें हैं यूक्रेन के मामले में कुछ ड्रॉप करेंगे कि जो कुछ दिनों के लिए शांति बहाली की जा सकती है। तो इस सब कदम से होगा ना विश्व में भारत का साख बढ़ेगा, और साख बढ़ेगा तो क्या होगा, यूएन में जो मांग बढ़ रहा है ना, यूएन में हमको अस्थायी सदस्यता दो, तो ये भी एक पूरा हो सकता है इस मुद्दे से। तो ध्यान रखिएगा, सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अभी विश्व नज़र रखी हुई है भारत पर कि भारत का G20 सम्मेलन में जो नेतृत्व है वो कैसे उभर कर सामने आ रहा है। क्या केवल एक आयोजककर्ता के रूप में उभर कर आएगा या विश्व में अपने नेतृत्व के रूप में उभर कर सामने आएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। इसलिए लगातार आप देखते होंगे कि किसी देश को मनाए या ना मनाए, रूस को जरूर मना रहा है भारत, है ना, मना रहा है ना, कि आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, मेरे हित में ही देख लीजिए। इनडायरेक्टली तो बातें ही होती होंगी ना, ये सब फ्रॉम इनफॉर्मली बातें, जब मित्रता, जब हॉटलाइन में जब बातें होती है उस समय कुछ जब अनऑफिशियली बात होगी, एक दूसरे के संबंधों के बारे में बात होगी या हालचाल पूछने के लिए बातें होंगी, तो उसमें भी ये बात रखी जाती होगी, क्या सर आप भी मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। ये सब कॉन्सेप्ट है ना, अगर हम किसी साथ चीज़ों को डेवलप करते तो ये सब चीज़ें होता है। थोड़ा सा कुछ वक्त के लिए आप शांति रखिए, उसके बाद कुछ हित, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, लॉबी इंडिया को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। लॉबी कहने का मतलब इसको नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा, लॉबी बहुत
पॉजिटिव सेंस में होता है। लॉबी अगर इंडिया क्रिएट कर लेता है आने वाले दशकों में, जैसे अमेरिका में लॉबी है, यूरोप के कंट्रियों में लॉबी है, रूस का अपना लॉबी है, चीन का अपना लॉबी है, तो सभी देश अपने लॉबी क्रिएट करते हैं। तो भारत को भी इस क्षेत्र में काम करना चाहिए और हमें कूटनीति को बेहतर तरीके से परिभाषित करने की जरूरत है, ठीक ना। आप ऑफर दे सकते हैं रूस को, अगर G20 सम्मेलन में लाना है तो कूटनीति के तौर पर, सर हम आपसे हथियार खरीदने वाले हैं, कितना, 1 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़ का, 5 लाख करोड़ का, ऐसे कह सकते हैं अगले 10 साल के अंदर। तो 10 साल के अंदर देंगे। कूटनीति ये चाले हुई। अब कूटनीति में चाल जब चलेगी तो रूस को कुछ न कुछ शर्त मानना पड़ेगा ना इंडिया के बाद, 5 लाख करोड़ का हमसे हथियार खरीदेगा अगले 5 से 10 साल, ये टारगेट दे देंगे, हम आपसे खरीदने वाले हैं, तब तक हमारे हित भी पूरे हो जाएंगे। ये कूटनीति हुआ, ये सब चीज़ लिखी नहीं जाती, समझाने के लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ें कूटनीति के तौर पर हम लोग यूज कर सकते हैं कि G20 सम्मेलन में इसको लाइए, जहाँ पर क्या होगा, बहुत से साझा हित को हम लोग पूरा कर सकते हैं। बाकी चीज़ें जब अपडेट होगा हम लोग देखेंगे, ठीक ना। यहाँ पर चीज़ें समझने वाली बात है, क्यों इंडिया को इस प्रकार की बातों में आनी चाहिए कि वार्ता कूटनीति के रास्ता निकलेगा, G20 सम्मेलन, इसके हित क्या होंगे, तो सारे चीज़ों को यहाँ पर बैकग्राउंड में आप लोग याद रखिएगा और वेट एंड वॉच कीजिए। रूस सामने जरूर आएगा G20 सम्मेलन में। मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रहा है, प्रधानमंत्री जिस फॉर्मेट पर चल रहे हैं ना, आने वाले समय में कुछ ही वक्तों के बाद ये घोषणा कर दिया जाएगा कि रूस G20 सम्मेलन में उनके राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। हालांकि कुछ अपडेट आप लोग को दिखाया था ना मैं कि नहीं शामिल होने वाले हैं, क्योंकि आपको इंडोनेशिया में जब हुआ था आसियान सम्मेलन, आसियान ही सम्मेलन हुआ था जहां पर रूस का प्रतिनिधि नहीं आया था, कारण था उसके पीछे रूस यूक्रेन मामला था जो। इसी तरह G20 में बातें उड़ी है, तो कहीं ना कहीं ये दौर आपको देखने समझने की जरूरत होगी कि किस प्रकार की वार्ताओं, साथ में हमारा शिखर सम्मेलन, शिखर वार्ताएं भी होती है, उसके संदर्भ में कुछ अपडेट दिया हुआ, इस पर मैंने पहले ही चर्चा कर चुका हूँ, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए कुछ लोग, देखिए क्या होता है, शिक्षिका थी, एक छात्रा को कैंची से घायल किया और स्कूल की पहली मंजिल से फेंक दिया। ये केस स्टडी के तौर पर आप लोग यूज कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति विशेष किस प्रकार से अपने मनोविज्ञान को कंट्रोल नहीं कर पाता है। मनोविज्ञान जो कॉन्सेप्ट है ना, कि शिक्षण संस्थान में मनोविज्ञान को दिया जाता है बल, ताकि है ना छात्र और शिक्षक, शिक्षक के साथ छात्रा और शिक्षिका के बीच जो संबंध है उसमें मधुरता बनी रहे और एक दूसरे को समझकर जो भी स्कूली सिस्टम है उसमें बेहतर काम कर सके, ये मनोविज्ञान इसका कहता है। पर क्या है यहाँ पर हुआ क्या, देखिए कांड इस प्रकार के हुआ कि लोग पहले तो घायल करते और 5वीं मंजिल की जो बंद कर 5वीं की छात्रा को सिर पर कैंची से वार करती है पहले, उसके बाद स्कूल कर्मचारी और आसपास के लोगों को बड़ा हिंदूराव अस्पताल भर्ती कराया जाता है। और इसी बीच क्या देखने को मिलता है कि वो इस प्रकार की घटनाएं होती है जो होनी नहीं चाहिए। इसके पीछे क्या हो सकता है कारण, इसको सर्च करने के बाद आपको पता चलेगा। या तो अति दबाव हो सकता है, एक कारण हो सकता है, शिक्षिका पर अति दबाव हो सकता है। दूसरा छात्रा के व्यवहार हो सकता है, कारण ये बन सकता है। तीसरा कार्य के प्रति जो शिक्षा को, जो शिक्षक को देनी चाहिए ट्रेनिंग की कैसे मनोविज्ञान को कॉन्सेप्ट करना है, ऐसी अगर मान लीजिए हालात क्रिएट हो भी जाता है तो आपको कैसे इन हालातों से बाहर निकलना है, इसका ट्रेनिंग व्यापक तरीके से नहीं दिया गया होगा। ये सब चीज़ें आपको आधार देखने को मिल जाएगी, तो आपको ये सब चीज़ें केस स्टडी के तौर पर यूज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आज बात करने वाले इस पर, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, जो जो RTE है, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहाँ पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों जगह आपसे प्रश्न क्रिएट करता है। इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे आज, पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट के तहत। टाइम कितना हो गया है, टाइम थोड़ा मैं देख लूँ, 24 मिनट हो गया, कोई बात नहीं। चलिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा यूट्यूब चैनल को, ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए ताकि आप लोग जो है ना, जो सुविधाएं दी जा रही है ऐप पर, उसका लाभ ले सके। टेस्ट सीरीज चलता है, टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कीजिए, खुद को आंकिए क्या आप लोगों ने पढ़ रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद किस आधार पर चीज़ों को। और जल्द ही दैनिक जागरण का न्यूज एनालिसिस का टेस्ट स्टार्ट करूंगा मैं,
आपको जो क्लासेस 2 से 3 महीने का कराया ना, उससे टेस्ट सीरीज होगा। और ये टेस्ट सीरीज मात्र आप लोगों को 15-15 क्वेश्चन का सीरीज से होगा, ध्यान रखिएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैं जल्द लेकर आ रहा हूँ, तो आप लोग वेट कीजिएगा। टेस्ट सीरीज चलेगा आपको। टेस्ट सीरीज जो लोग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, चीज़ों को आप कवर करिएगा। जल्द ही लॉन्च होगा ये दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का टेस्ट सीरीज, तो हम लोग इस पर मिलेगा। और ये वीकली होगा, ऐसा नहीं कि केवल डेली होगा, वीकली आपको होगा, ठीक ना, संडे को होगा, ठीक ना। किन्हीं स्टूडेंट के द्वारा ये बातें बोली गई, वीकली टेस्ट एक सर रखना चाहिए, उनकी बातों को हम लोग रखे हैं कि वीकली टेस्ट दैनिक जागरण पहले स्टार्ट करेंगे, उसका टॉपिक वाइज भी स्टार्ट होगा, वीकली टेस्ट होगा। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़िएगा, युक्ति इसका ऐप जब डाउनलोड कीजिए, इसका भरपूर लाभ आप लोग लीजिए। बहुत लो प्राइस में चीज़ों को आप लोग को हम लोग देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए दे रहे हैं कि इसका आस्पेक्ट कुछ और ही, हम लोग कुछ और ही करना चाहते हैं आने वाले समय में, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए युक्ति आईएएस को। जो वीडियो रिव्यू है वो मुझे सेंड कीजिएगा मेरे नंबर पर, टेक्निकल टीम देखिएगा, ग्रुप में आप लोगों को मिलेगा, किसी के पास भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, या आपको ऐप पर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चीज़ें ये बहुत ज़रूरी है हम लोग एक दूसरे के विकास के लिए। चलिए, ये जो टॉपिक है यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आपको कवर करेंगे, जहाँ पर मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उससे आपको कोऑर्डिनेट करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्या करना है, इसे आप लोग को कवर करना है। तो इसमें क्या हुआ कि निजी स्कूलों में आरटीआई का 100%, आरटीई का 100%, अर्थात राइट टू एजुकेशन का 100% लागू कराना सुनिश्चित करे दिल्ली सरकार। अर्थात दिल्ली सरकार को जो है न्यायालय ने यह बोला है कि आपको क्या करना है कि निजी स्कूलों में शिक्षा का जो अधिकार है उसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है ईडब्ल्यूएस के बच्चों को दाखिला सुनिश्चित करने का निर्देश दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया। और इसमें बोला गया है कि बच्चों को शिक्षा के अपने मौलिक अधिकार का लाभ देने के लिए अदालत के जो गुहार लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो ऐसा स्थिति नहीं होना चाहिए। अर्थात आपको ना 100% इसकी अफोर्डेबिलिटी डेवलप करनी चाहिए कि लोग आराम से ले सके। उसी में चीजें देखिए और कुछ अपडेट हुआ है। ऐसे 39 याचिकाएं आई थी जिसमें ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत शिक्षा निदेशालय से प्रवेश पत्र होने के बावजूद भी स्कूलों ने उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया। और जानते हैं स्कूल के मनमानी क्या होती है, आप लोग सभी से, किसी से छिपा हुआ नहीं निजी स्कूलों का। सरकारी स्कूल में ऐसी रवैया बहुत से स्कूलों में देखने को मिलती है, तो यहाँ पर तो निजी स्कूल है, तो उन रवैयों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात दिल्ली आपको शिक्षा को दिया है। उसी के क्षेत्र में देखिए कुछ और भी आपको अपडेट मिलेंगे। अपमान की कल्पना से परे नहीं हो सकता है, किस प्रकार से आप अपमान झेलते होंगे जो व्यक्ति विशेष के बच्चे को नहीं लिया जाता है। तो संविधान इस पर अर्थात जो संरक्षक के नाते हाईकोर्ट ने ये बात बोला है कि हम मौन नहीं रह सकते। शब्दों को चयन करिएगा। देखिए ये सब शब्द है ना, आप लोग अगर कोटेशन के रूप में यूज कर लेंगे तो आपका आंसर इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे संविधान ने इस मामले में क्या कहा, हाईकोर्ट ने क्या किया, संविधान का संरक्षक होने के नाते यह कोर्ट शिक्षा प्रदान करने की महान सेवा में मानव अधिकार पर चलाए जा रहे बुलडोजर के लिए मुख्य दर्शक नहीं बन सकता है। यह जो है बदनामी और प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर इस प्रकार के कोटेशन को आप इस टॉपिक में ऐड कर लीजिएगा तो चीज़ें क्या होगी कि आपका आंसर इम्प्रूवमेंट होगा। तो याद कीजिएगा ये सब चीज़ें हो ना, आप लोग को कहीं ना कहीं एक कॉपी बना लीजिए जहाँ कोटेशन यूज किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। जैसे शिक्षा पर क्या कोटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, या तो अन्य जो व्यक्ति है, मान लीजिए पीएम है, राष्ट्रपति है, या कोई और मंत्री है, कोई कोटेशन लिख दे रहे हैं क्या, तो उसको लिख लीजिएगा तो आंसर राइटिंग समय बहुत बेहतर ही काम करेगा। देखिए इसमें क्या किया, कोटे के ईडब्ल्यूएस के संदर्भ में कुछ बातें की गई है। तो ये डाटा आप लोग पेपर में देख लीजिएगा, पेपर अपलोड हो जाएगा आपको ऐप पर, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मैं इसमें बात करता हूँ कि यूपीएससी के जीएस पेपर 2 मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जुड़ा है ये मामला। तो उसमें देखिए संवैधानिक प्रावधान आप लोग देखिए पहले शिक्षा में क्या है। तो भारतीय जो संविधान है उसके भाग 4 में डीपीएसपी के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39F में राज्य के द्वारा वित्त पोषित समान और सुलभ शिक्षा प्रदान करना, अर्थात इस प्रकार की व्यवस्थाओं को कायम करना है जहां पर इस अनुच्छेद के तहत क्या होना चाहिए, बच्चों को
समान और सुलभ शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये पहले बात बोलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4। उसके बाद शिक्षा के अधिकार में पहला आधिकारिक दस्तावेज 1990 में राममूर्ति समिति के द्वारा रिपोर्ट पर आधारित की गई थी। तो याद रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछ सकता है नाम मूर्ति समिति किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है वर्ष 1993 में उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था? ऐतिहासिक निर्णय में कहा गया कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। आप लोगों को मैंने जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ाया तो वहाँ पर शिक्षा का अधिकार बताया था ना, 21 में मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर उस एक्ट को याद रखिएगा, उस वाद को याद रखिएगा। कौन सा? 1993 का उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? 21 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार से जोड़ दिया और यहीं से मार्ग प्रशस्त होता है क्या? बच्चों को है ना, मौलिक अधिकार और डीएसपी के तहत चीज़ों को कवर किया और आरटीई एक्ट पारित किया गया, जिसमें राइट टू एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया गया। यह मुरीद बन जाता है, एक नज़ीर बन जाता है विधायिका के लिए कि आपको इस प्रकार से काम करना होगा। जब मौलिक अधिकार से जोड़ दिया गया डीपीएसपी के मुद्दे को, तो क्या हो गया? वो विधायिका प्रतिबद्ध हो गई। तो इसलिए 1993 का जो मामला था, वाद था, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके क्षेत्र में। अब कभी भी क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा ना, आपका एग्जामिनर इस वाद को ढूंढेगा, ये वाद लिखा है कि नहीं बच्चे ने। अगर इस वाद को लिख दिए हैं तो आपने उन कॉन्सेप्ट को समझ लिया जो स्टेब्लिश्ड हुआ है, डेवलप हुआ है। नहीं तो सारी कहानियां लिख कर आइएगा, इस बात को नहीं लिखिएगा तो नंबर कहीं ना कहीं कम मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद तपस मजुमदार समिति 1999 जो 21A में शामिल करने की अनुशंसा दिया था इसे, कि हाँ इसको कहाँ हम लोग शामिल कर सकते हैं, तो 21A के तहत इसे शामिल किया जाता है। तो ये आपको ना तपस मजुमदार समिति को भी याद रखना है, सभी कोऑर्डिनेट है। और 2002 में क्या हुआ? 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ। शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। इसके तहत 21A को जोड़ा गया है ना, जो जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ पार्ट था ना 21, उसमें ये शिक्षा को जीवन के उन्नयन के लिए जोड़ा गया। तो उन्नयन आप लोगों को ध्यान रखिएगा, जीवन के उन्नयन के लिए क्या जरूरी है, विकास के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले अगर विकास करना है तो मान लीजिए हम खाना पीना रोजगार दे रहे हैं, आपको खाना दे रहे हैं, रहने का व्यवस्था दे रहे हैं, तो क्या किसी व्यक्ति का विकास हो सकता है? विकास नहीं होगा। उसका क्या होगा? उसका पुनर्वास हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब उसके रहने में जो रहने और चीज़ों को जारी रखने के लिए उसमें क्या होगा? उसमें सहयोग होगा। तो सहयोग विकास को नहीं दर्शाता, विकास किसको दर्शाता है? जबकि आपका उन्नयन आंतरिक हो। तो ध्यान रखिए, शिक्षा एक ऐसा माध्यम जो किसी व्यक्ति के भविष्य को बदल सकता है, उसके पीढ़ियों को बदल सकता है। मान लीजिए एक्स व्यक्ति कोई ऐसा है जो अभी गरीब है, मैं आगे केस स्टडी एक दिखाऊंगा आपको। अभी केस स्टडी एक आया है कि कोई उग्रवादी थे, उन्होंने हथियार डाला और अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाया। तो शिक्षा का यह ताकत है, किसी व्यक्ति विशेष को है ना, उसके पूर्ववर्ती जीवन से निकालते हुए एक बेहतर जीवन की ओर अग्रसर करता है। मान लीजिए आप किसान के बेटे हैं ना, अभी मान लीजिए किसान के बेटे या बेटियां हैं, तो आप क्या करिएगा? अभी मान लीजिए अधिकारी बन जाइएगा। तो अधिकारी बन जाएगा तो क्या आपके जनरेशन जो चेंजिंग है, जहाँ पर आप एक फेज को कन्वर्ट हो रहे हैं एक अधिकारी ग्रुप में, तो क्या आपको लगता है ये केवल शिक्षा के अलावा किसी और माध्यम से प्राप्त हो सकता था? जहाँ पर कभी आप दबित रहे होंगे, शोषित रहे होंगे, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता होगा ना, जहाँ पर शोषित और दबित लोग अगर अधिकारी बन जाते हैं या कुछ ऐसे काम करते हैं जिसके बाद समाज का प्रेरक बन जाते हैं, तो उससे बाहर निकलने में शिक्षा कहीं न कहीं बेहतर एग्जाम्पल, ऐसे लाखों एग्जाम्पल, जैसे भीमराव अम्बेडकर को समझ सकते हैं इसके संदर्भ में। अगर उनके पास शिक्षा नहीं रहता तो मान लीजिए उसी वर्ग में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास धन बल होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि सभी दलित होंगे तो दबित ही होंगे, उन्हें कुचला ही जाता हो, ऐसा तो नहीं। पर शिक्षा के माध्यम से इन्होंने क्या प्राप्त किया किसी को बताने की जरूरत है? भीमराव अम्बेडकर। तो ये समझिएगा, इसलिए समझिएगा कि क्या यह जरूरी था 21 के तहत जीवन में मौलिक परिवर्तन का संदर्भ लेकर आता है।
इसलिए कभी आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि क्या ऐसा कारण था, इंटरव्यू में प्रश्न पूछेगा कि क्या ऐसा कारण था कि आपको है ना 21A में ही जोड़ा गया, हम और भी मौलिक अधिकार के किसी और भाग में भी जोड़ सकते थे ना इसे, पर 20A के तहत संशोधित किया गया, क्यों ऐसा कारण था? तो आपको यह जवाब हाजिर होना चाहिए कि जीवन के मौलिकता में परिवर्तन करने के लिए शिक्षा सबसे अहम पार्ट होता है, तो इसलिए इसे 21 में जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा, ये सब पार्ट आप लोग को जरूरी है जानना, नहीं तो सारी कहानी आप लोग पढ़ के आइएगा और जो मेन फ्रेमिंग करना है आंसर का वो आप लोग करके नहीं, नंबर आपको 10 मगर नंबर रखा गया तो 5 और 4 मिलेगा, बोलिएगा तो सर मैंने तो आंसर बहुत बेहतर लिखा था, मुझे नंबर क्यों नहीं मिला? नंबर इसलिए नहीं मिलता है, जो कीवर्ड होता है आप लोग ने उसे नहीं लिखा है। एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा ना, अगर मैं ही कॉपी चेक कर रहा हूँ तो मैं 2-3 शब्दों का, इस टॉपिक से शब्दों का आपका कॉपी में ढूंढूंगा कि वो शब्द लिखे हैं कि आपने नहीं लिखे, बाकी कहानी तो सब लिखा है। पहला कि आपको जो 93 का वाद है वो आप लोग जिक्र किए हैं या नहीं, 21 के संदर्भ को आपने जिक्र किया है कि नहीं किया, ये सब बातें मैं ढूंढूंगा, तभी जाके आंसर आप लोग को मिलेगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा आंसर का। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर देखिए, इसके तहत शामिल जब किया गया तो क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। और क्या किया गया, इसके अनुवर्ती कानून जो अधिनियम था 2009 का प्रावधान किया गया। अनुवर्ती कानून अर्थात पूर्व के द्वारा निर्धारित कानून जो था उसके संदर्भ में लागू किया गया था, ये पूर्ववर्ती कानून के साथ जोड़ दिया गया जो 2002 के संदर्भ में संदर्भित होता है। ध्यान रखिए 2009 का एक जो पूर्व के सारे चीजें यहाँ से समाप्त होते हैं और आज के बाद क्या करना है, जो भी व्यवस्था कायम होगी जहाँ भी, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। तो ध्यान रखिएगा, एक नया अपडेट आया है इसमें कि हाल ही में संसद में ये बात उठी है, इस संसद में कि 18 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने की बात उभरी है। तो आने वाले समय में हो सकता है 18 भी जुड़ जाए, उस पर सभी राज्यों से बात हो रही है, तो राज्यों से बात होगी, जैसा फीडबैक आएगा तो उसे ऐड किया जा सकता है। तो बस बैकग्राउंड में याद रखिए 18, ऐसा क्यों किया जा रहा है कि आप देखते हो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे कहाँ पहुँचते, 14 वर्ष रहता है तो किस क्लास में जाते हैं, मे बी 8वें क्लास तक जाते हैं ना, 8 तक हार्डली पहुंच पाएंगे। तो 8 तक क्लास में जाने के बाद ये क्या होता है कि जब ये प्राइवेट स्कूल में जाते हैं या किसी अन्य संस्थान में जाते हैं तो इनसे पैसे की डिमांड की जाती है इनको पढ़ाने के लिए। तो जो बच्चा इस प्रकार के कॉन्सेप्ट से आया है जहाँ पर उनके आरटीई आया है, आरटीई के माध्यम से, तो उनका विकल्प अलग अलग है ना, तो क्या होता है कि वो सक्षम नहीं होते, उनकी शिक्षा रुक जाती है। इसी समस्या के समाधान के लिए बहुत से लोगों का मांग है कि इस उम्र सीमा को 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष किया जाए ताकि उनका मैट्रिक कंप्लीट हो, ठीक ना। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, चीजों को कवर करना है ऐसे। तो जब अपडेट होगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे उस शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण क्या किया गया है, हम लोग देखेंगे। 103 संविधान संशोधन हुआ है, 15 से 16 संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 15-16 में संशोधन करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस शिक्षा संस्थानों में नौकरियों के दाखिले के आरक्षण का कोटा 10% रिजर्व किया गया है। इस संशोधन में 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया, तो नवीन आर्टिकल जोड़े गए हैं। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह क्या करता है, यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए बनाई गई 50% जो आरक्षण नीति कवर नहीं करते हुए गरीब के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई। अर्थात यह संवैधानिक रूप से है ना, हाल ही में आप लोग को देखे होंगे सर्वोच्च न्यायालय में वाद गया था जहां पर इसकी जो संवैधानिकता पर प्रश्न किया गया था, तो वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया कि यह जो सामाजिक है सॉरी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ेपन है उसके अतिरिक्त यह संवैधानिक रूप से इनके मांग जायज है, दिया गया आरक्षण उचित है। तो उस बैकग्राउंड को याद रखिएगा। यह समाज के ईडब्ल्यू वर्ग के जो आरक्षण प्रदान करने केंद्र के लिए केंद्र और राज्य को दोनों सक्षम बनाता है। यह आरक्षण ईडब्ल्यूएस के संदर्भ में है, तो ये आप लोग ध्यान रखना है। अब चीजें हम लोग आगे बढ़ेंगे। मई 2022 में याद रखिएगा, ये हाल ही में राइट टू एजुकेशन फोरम द्वारा जारी एक अध्ययन रिपोर्ट जारी किया गया। यह रिपोर्ट को आप लोग याद रखिएगा।
इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि शिक्षा का जो कानून अधिकार है अभी तक हकीकत में बहुत कारगर नहीं बन पाया, अर्थात इसमें कुछ ड्रॉबैक अभी भी नजर आ रहे हैं, लूप होल कुछ नजर आ रहे हैं। उसमें लूप होल या विद्यमान कमजोरियां क्या है, इस पर चर्चा की गई थी। तो इस एक्ट को राइट टू एजुकेशन फोरम को याद रखिएगा, इस पर रिपोर्ट इसकी मार्च 2022 में प्रकाशित की गई थी, जिस पर बहुत से डिस्प्यूट उभर कर सामने आए थे। तो वो क्या था, इससे संबंधित चीजों को हम लोग देखेंगे। जैसे अधिकांश परिवारों में रोटी पहले शिक्षा बाद में, अर्थात परिवार का भरण पोषण प्राथमिकता रहा है, अभी भी प्राथमिकता है। बहुत से ऐसे गरीब वर्ग देखने को मिलेगा, पहले ना खर्च क्या करते हैं भोजन पर, भोजन के बाद है ना शिक्षा पर। तो कॉन्सेप्ट अभी तक डेवलप नहीं हो पाया कि शिक्षा सबसे अहम पार्ट है जीवन का। तो सरकार को इस संदर्भ में बेहतर काम करने की जरूरत है, बहुत से एनजीओ संस्थान को इससे जुड़कर काम करने की जरूरत है, व्यक्ति विशेष को बताने की जरूरत है कि शिक्षा आपका कैसे सर्वांगीण विकास निश्चित कर सकता है। तो ये क्यों नहीं हो पाता, तो ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए जो भी संस्थाएं हैं ना, संस्थाएं क्या नहीं कर पा रही, केस स्टडी को बेहतर तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। अर्थात मान लीजिए आज ही एक केस स्टडी आया है कि कोई उग्रवादी थे, उन्होंने हथियार रखा और अपने बच्चे को है ना डॉक्टर इंजीनियर बनाया। तो इस प्रकार के केस स्टडी को है ना समाज के सामने लाना होगा, यह प्रचार प्रसार जोर शोर से करना होगा कि नहीं इससे क्या लाभ हो सकता है। तो कोई गरीब परिवार का बच्चा जो अपने बच्चों को शिक्षा देगा तो वो भी तो डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, या कोई ऐसे पद पर जा सकता है जहाँ से उसके परिवार का दशा और दिशा बदल जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह लूप होल आपको नजर आ रहा होगा कि सरकार इस क्षेत्र में कमजोर हो जा रही है, जहाँ प्रोड्यूस देना चाहिए। देखिए गरीब जो लोग होंगे क्या समझेंगे, हम उसका उदाहरण उसी के संदर्भ में हम देंगे तो ना। अब बड़े बड़े बैनर पोस्टर होल्डिंग लगा देने से क्या कोई गरीब परिवार वो समझ पाएगा कि हम इससे क्या प्राप्त कर सकते हैं। केवल खाना खिला देने से बच्चों को स्कूल में क्या वो समझ सकेगा कि नहीं इससे परिवर्तन क्या होगा, कभी नहीं समझ सकेगा, क्योंकि वो उसकी मानसिकता क्या है, जितने बच्चे उतने कंधे और उतना रुपया उतना आय। कॉन्सेप्ट ये जानिए, गरीब जो लोग होते हैं ना उनमें ये कॉन्सेप्ट होता है जितने बच्चे हैं उतने कंधे होंगे और उतना आय का स्रोत होगा। इसलिए देखते हैं गरीब परिवारों में बच्चों का स्रोत ज्यादा होता होगा, बच्चों की संख्या ज्यादा होता होगा। रीजन इसके पीछे वही है बच्चों में कि एक व्यक्ति 5 लोगों को परिवार को नहीं पालता है, यहाँ पर 5 सदस्य एक परिवार को पालते हैं, अर्थात कहने का मतलब 5 लोग यहाँ काम करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट गरीब परिवारों में होता है और अमूमन आपको देखने को ये मिल जाएगा। कभी आप अपने आसपास के गरीब क्षेत्र में जाइएगा, देखिएगा एक परिवार में कम से कम 4-5 बच्चे होंगे, और 4-5 बच्चे क्या करते हैं, सभी लोग काम करते हैं। तो किसी भी स्तर का काम करेगा, मान लीजिए लोग 5,000 रुपया भी लोग कमा रहे हैं महीना में एक बच्चा, तो क्या करेगा वो 25,000 रुपया अर्निंग उनको होगा। तो देखिए बात यहाँ पर है, गरीबी गरीब होना और गरीबी के रूप में दिखना अंतर दोनों कॉन्सेप्ट है। तो आपको क्या करना होगा, सारी संस्था को ये करना होगा कि हम इनको है ना इनके तरीके से समझाएं कि शिक्षा कैसे बदलाव ला सकता है। केवल है ना संस्थानों में, देखिए वो भी एक पार्ट है, जरूरी है संस्थानों में खाना खिलाना और भी चीज़ों पोषण आहार देना, साथ ही साथ जो चीज़ें होल्डिंग और पोस्टर लगाया जा रहा है वो भी बहुत जरूरी है कि प्रचार कैसे होगा, कैसे जानेगा लोग कि ये चीज़ हमारे सोसाइटी में चल रहा है। पर उससे कहीं बेहतर है कि हमको उसके केस स्टडी के तौर पर समझा रहा है। क्या करना है कि हो सकता है उस बच्चे को लेकर उस प्रोग्राम में बहुत से स्कूल सेमिनार एक आयोजित करवाइए, जहाँ पर इन बच्चों के पेरेंट्स को बुलवाइए, जो भी वर्ग का एक बना बुलवाइए खुले मैदान में, जैसे पटना का गांधी मैदान हो गया, दिल्ली का प्रगति मैदान हो गया। इसी प्रकार आपके स्टेट का कोई ऐसा मैदान होगा जहाँ पर बड़े 5-10 हज़ार लोग आ सकते हैं, जैसे रैलियाँ राजनीतिक रैलियाँ करते हैं वैसे बुलाइए। और जो मान लीजिए उग्रवादी जो इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अपने हथियार डाल के कुछ ऐसा काम किए या शिक्षा, तो उन लोगों को इनवाइट कीजिए और वहाँ पर उनके जीवन के बारे में बताइए, समझाइए और उसका पूरा खर्चा राज्य करे। तो देखिए क्या इसका एस्पेक्ट इस रूप से नहीं उभर कर आएगा कि अपने बच्चे को पढ़ाने पर बल देंगे। तो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लूप होल रिपोर्ट में है ना उसको इसी संदर्भ में समझिएगा। फिर उसके बाद समाज के वंचित वर्गों की शिक्षा में प्रति उदासीनता भी है। तो समाज के वंचित वर्गों के प्रति शिक्षा में उदासीनता क्यों है, कारण यही है ना, हम सही जगह हथौड़ा नहीं मार रहे हैं। मान लीजिए हथौड़ा यहाँ मार रहा है, हम लोग हथौड़ा इधर मार रहे हैं।
तो कहाँ से वो शिक्षा के प्रति जवाबदेह बनेगा, या तो उसमें कुछ काम करने का प्रयास है। हथौड़ा मारना है हमको यहाँ पर और हम लोग मरवा रहे इधर, हथौड़ा मार रहे हैं। तो जहाँ दर्द है वहाँ हथौड़ा मारिए, मेरा कहने का मतलब ये है। आप लोग ये सब चीज़ें ना एग्जाम हॉल में जाके लिख कर आइएगा, या तो जब भी पूछे आरटीए में क्या ड्रॉबैक है तो आप लोग इसे कवर कर सकते हैं। 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। थोड़ा आवाज़ में कुछ दिक्कत हो गया है। तो कहने का मतलब ये है ना कि सरकार को क्या करना है, जहां दर्द हो रहा है वहीं पर दवा दीजिए, ना कि हथौड़ा इधर मारना इधर मारना इधर मारना। सरकारी रिपोर्ट में ये बता देना हमने तो काम बहुत किया है, तो रिपोर्ट ऐसा आएगा तो आंकड़े भी ऐसे ही दिया जाएगा। तो दर्द यहाँ है इस क्षेत्र में, यहाँ पर, तो यहाँ पर काम कीजिए। इसलिए उदासीनता है। केवल 8% स्कूल ऐसे हैं जो RTE नियमों के तहत विद्यार्थियों के दाखिला लेते हैं, और 2020% ऐसे प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है जो देश में 8% स्कूल 20% भी शिक्षक ऐसे जो प्रशिक्षित किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसके संदर्भ में आंकड़े निजी क्षेत्र के संदर्भ में है, ठीक ना। उसके बाद 8% स्कूल ऐसे हैं जो केवल एक ही शिक्षक उपलब्ध है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ऐसे है जो आपको देखने को सरकारी स्कूलों में मिल जाएगा जहाँ पर एक शिक्षक से पूरा स्कूल चल रहा है। आप लोग देखते होंगे ना, ये सब आंकड़े आपको यूज करना है। ऐसे में केवल एक ही शिक्षक चलाता है अपने स्कूल को। धनाभाव का कारण भी अनावश्यक संरचना का अभाव देखने को मिलता है। बहुत से जो सरकारी स्कूल है, क्या होता है, धन के अभाव में क्या होता है, उनके अवसंरचना बेहतर नहीं रहता है। अवसंरचना कहने का मतलब स्कूल का बाउंड्री नहीं रहेगा, पीने के लिए स्वच्छ पानी के लिए कुआं, आपको चापाकल नहीं होगा, बच्चों को जाने के लिए वॉशरूम नहीं होगा, उचित खेल के संसाधन नहीं होंगे, इंटरटेनमेंट के लिए बहुत से स्कूल रूटीन के संदर्भ में चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए, जैसे बच्चों को झूला होना चाहिए, स्लाइडिंग करने के लिए एक बना रहता है ना स्लाइड करने, जहाँ पर हम लोग चढ़ते हैं सीढ़ी से और यहाँ स्लाइड करते हैं। उस प्रकार के जो खिलौने हैं जो आपको एक्टिविटी डेवलप करता है, वो सब व्यवस्था नहीं है। इसके पीछे क्या है, धन का अभाव है। तो राज्यों को एसेट डेवलप करने के लिए, स्कूल को एसेट डेवलप करने के टेक्निक पता नहीं है। तो मैं लगातार आप लोगों को बोलता हूँ, पहले भी बोलता था कि राज्य है ना अपने प्रत्येक भूमि से ना एसेट क्रिएट कर सकता है, पर राज्य चाहेगी तब ना संस्था। मान लीजिए बहुत से आपको जाते होंगे अपने टाउन के आसपास, देखिए बहुत बड़े बड़े जमीन आपको ऐसे ही पड़े मिलते होंगे। मैं पटना में गया था हाल ही में पटना में गया था, तो देखिएगा स्टेशन के पास देखते होंगे ना, आपको बुद्ध पार्क है, देखते होंगे। बुद्ध पार्क के और स्टेशन के बीच में आपको देखिएगा एक ऑटो स्टैंड आप लोगों को मिलेगा, जहां अंडरग्राउंडेड ऑटो स्टैंड है। बताइए, राज्य के जो भी लोग हैं नीति निर्धारक, उनकी बुद्धिमत्ता का देखिएगा क्या सवाल है कि वो 3 मंजिला शायद है, मैंने उसको देखा था कि 3 मंजिला अंडरग्राउंड आपको बनाया गया। एक तो पहले ग्राउंड फ्लोर में आप टेम्पू इसको स्टैंड कर सकते हैं, दूसरे स्टैंड में भी कर सकते हैं, तीसरे में भी है, जहाँ पर तीसरे फ्लोर में आप गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। बताइए, उस सबसे बड़े रिसोर्ट जगह पर, जहाँ पर आपको क्या है, पटना का स्टेशन है, पटना जंक्शन है, उसके आस में महावीर मंदिर है, और भी धर्मों का वहाँ पर चर्च है, जो पुराना एक मुगल कालीन वहाँ पर क्या कहते हैं इबादत खाना है। तो भी आप उस गोल्डन लोकेशन पर उस जमीन का क्या यूज कर रहे हैं, टेम्पू पार्किंग में। अगर नीति निर्धारकों के पास कुछ ऐसा विकल्प रहता कि वहाँ पर आप 3-4 मंजिला और बना सकते, 5 मंजिला बना सकते थे, बड़े स्पेस में नीचे टेम्पू रख सकते थे, और दूसरे स्टेप पे गाड़ियां, जो भी निजी गाड़ियां उसको रखवा सकते, ऊपर मॉल खुलवा लेते, उससे 50-100 दुकानें वहां लगवा देते, जो एक जितना आसपास भीड़ जो है, जो दुकानों का रेड़ी जो लगा रहता उसे आप दे सकते थे। तो यहाँ एक बाजार डेवलप हो जाता है, और बाजार डेवलप होता है तो कौन क्या चाहता है, कस्टमर, कि हम एक जगह जाएं सारे सामान को खरीद सके। तो उस जमीन का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन ऐसे किया जा सकता था। तो इसलिए हम लोग है ना एसेट डेवलप नहीं करना जानते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि कोई किसी ने राय दिया कि हाँ टेम्पो स्टैंड बनाओ, यहाँ भीड़ है, तो सब अधिकारी उसी में हामी भरेगा, जी सर बहुत अच्छा विकल्प दे रहे हैं, बहुत अच्छा विकल्प दे रहे हैं। वो IAS हो या कोई अधिकारी ऐसा हो जो इस प्रकार के विचार दिए होंगे, पर हमको उस जमीन का सबसे बेस्ट
एसेट कैसे डेवलप करें ये कोई नहीं बताता होगा। नहीं तो बताइए, उतने बेस्ट लोकेशन पर जहाँ पर दिन भर में लाखों लोग वहां से गुजरते हैं, उसमें से कुछ ऐसे लोग भी नहीं है जहां पर हम वहां से उनके जेब से न पैसे निकाल सके और राज्य में कुछ एसेट को डेवलप कर सके। बताइए, हद है ना। नीति निर्धारकों के दिमाग की बात की जाए तो कितने बेस्ट लोकेशन को कितना वेस्ट बनाए हुए हैं, समझ के देखिए। बेस्ट लोकेशन को वेस्ट लोकेशन को वेस्ट बनाया। हाँ, हम नियंत्रण कर सकते हैं, इससे क्या कहते हैं नियंत्रण हो रहा होगा, पर ऐसा कोई नियंत्रण नहीं हो रहा। आप जाइएगा उसको ग्राउंड लेवल पर देखिएगा, वहां पर जो उद्देश्य से बनाया गया था ना वो आपको पार्किंग, उसको जाके देखिएगा आप लोग, उसका यूज। आप लोग कोई व्यक्ति पटना से होंगे, एक बार जाके उसको विजिट कीजिएगा, उसके आसपास कितने बदबू आती होगी, बदबू का क्षेत्र बना हुआ है, कितने क्राउड वहां पर है। जो मैनेजमेंट की बात की गई तो उससे कहीं दूसरा चीज वहां हो रहा है। तो देखिएगा, नीति निर्धारकों को ना बेस्ट एसेट क्रिएट करने का ट्रेनिंग भी दिया जाता है, तो वो आप लोग को नहीं करवाया जाता है। तो कारण ही वह धन का अभाव होगा। धन का अभाव कैसे हो जाता है, ये सबसे बड़ी प्रश्न है कि आप उससे एसेट डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, निश्चित है, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है। लगातार आपको देखते होंगे, बहुत से इंटरव्यू में आप लोग देखते होंगे शिक्षक को। देखिए, एक हो सकता है ये एक तरफा नजरिया हो सकता है, पर ये कहीं ना कहीं हद है ना। ये सत्य है ये बातें कि कोई यूट्यूबर या कोई ऐसा न्यूज चैनल जाता है, किसी शिक्षक को प्रश्न पूछता है या उसके बेसिक चीजों को भी वो नहीं बता पा रही है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? हाँ, हो सकता है कि अचानक पूछा जाए तो याद नहीं होगा, मानता हूं मैं। पर ऐसा भी तो नहीं होगा कि 10 प्रश्न पूछा जाए, उसमें एक भी प्रश्न का उत्तर उनको नहीं पता है। या तो इस प्रकार के सवाल कि हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, आपके राज्य के राज्यपाल कौन है, उनकी नियुक्ति कैसी होती है, इस प्रकार के समान जनरल अवेयरनेस के जो प्रश्न है उसका भी उत्तर नहीं दे पा रहे। इसका मतलब कहीं न कहीं दाल में बहुत काला है या पूरी दाल ही काली है, ध्यान रखिएगा। तो हमको बेहतर क्या काम करना, प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए एक ऑथेंसिटी डेवलप करनी होगी कि हम इस प्रकार से लोगों की नियुक्ति कर सके। अब वो दौर नहीं रहा कि बच्चों को है ना केवल हम शिक्षा देंगे, जैसे तैसे शिक्षा देंगे। इनका अधिकार है और नागरिक जो है, एनजीओज हैं, वो क्या करें, सशक्त हो रहे हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह करेंगे। आने वाले समय में राज्य को मजबूरी हो जाएगी कि आप इस सब में सुधार कीजिए, नहीं तो आपका खटिया खड़ा कर देगा सारे लोग। और जितना जल्द हो सके राज्य इसको समझ लीजिए, नहीं तो आने वाले 5-10 साल में ही आपका ना चुनावी मुद्दा यह बनने वाला है। समझ लीजिएगा, चुनाव में लोग इसका डिमांड करेंगे। मैं आज ही आप लोगों को बता रहा, इसका भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आप चीज़ों को समझिएगा। 5 से 10 साल के बाद यह जो शिक्षा का अधिकार है, आरटीई जो है ना, वो क्या बनेगा, चुनावी मुद्दा बनने वाला है आने वाले कुछ 10 समय में ही। तो जल्द से जल्द इस पर राज्य काम करने, राज्य की सरकार काम कर। शिकायत तंत्र का अभाव है, आप देखते होंगे इस प्रकार का शिकायत करने का कोई ऐसा तंत्र ही विकसित नहीं है जो आपको क्या करे, आरटीई के मामले में क्या करे, कोई निवारण तंत्र को डेवलप करता। शिकायत करे तो हम कहाँ करें, या तो इस प्रकार से जो कॉन्सेप्ट है हम कैसे ग्राउंड लेवल पर जाके काम कर सकते। तो ये सब चीज ड्रॉप होल है, तो इसे इस रिपोर्ट में आपको बताया गया। अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, इसे भी जान लीजिए आप लोग। भारतीय शिक्षा का अधिकार अधिनियम 21(2)(a) के तहत मूल अधिकार है। 2002 दिसंबर 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत 21(1) को लाया गया, जिसके तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसी तरह क्रियान्वयन 2009 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, राइट टू चाइल्ड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आरटीई एक्ट को बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था, प्राथमिक क्षेत्रों में समावेशन करना, शिक्षा क्षेत्र को समावेशन करना और समावेशन के तहत क्या करना, माध्यमिक और मध्य उच्च शिक्षा के बीच अध्ययन के लिए एक नवीन अवसर सृजित करना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार रूप में अंगीकृत करना। आरटीई का यही उद्देश्य था। तो सारे उद्देश्य को देख लीजिएगा। एक देखिएगा, हाल ही में उसके बाद आरटीई एक्ट के तहत आपको नई केंद्रीय एकीकृत योजना लाई गई थी, जिसे शिक्षा उन्नयन योजना के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस योजना को आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिए, जिसमें केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2020 तक एक नई एकीकृत शिक्षा योजना की मंजूरी दी थी। तो 2020 इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि यह आपको काम देगा। जैसे प्रस्तावित योजना सर्व शिक्षा अभियान, एक सेकेंड, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षण अभियान को समाहित करता है। 3 योजनाओं को जोड़ देता है, जो एकीकृत परियोजना था, उन्नयन परियोजना था। ध्यान रखिए किसे किसे, सर्व शिक्षा अभियान को,
और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को, और शिक्षक जो शिक्षण अभियान है उसको। तो आप लोग बताइए सर्व शिक्षा अभियान कब से चलाया गया और इसका टैग लाइन क्या था? टैग लाइन क्या था ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रस्तावित योजना 75,000 करोड़ रुपये मंजूरी दी गई थी। यह राशि स्थापित 20% से अधिक थी। जो राशि से प्रस्तावित राशि आवंटित राशि से 20% अधिक की गई थी। और इसके बाद इस योजना का लक्ष्य पूरे देश में प्री नर्सरी से लेकर 12वीं, ध्यान रखिएगा, प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को मदद करना था। इसका एकीकृत योजना के तहत सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप शिक्षा क्या है, भारत में कॉन्सेप्ट क्या है, उसे भी आप लोग जान लीजिए। योजना के मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्य, और सतत विकास लक्ष्य क्या है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये कब लाया गया था, इससे पहले क्या था? सतत विकास लक्ष्यों से पहले भी कोई यूएन के द्वारा लाया गया योजना था जिसको एक्सटेंड करके सतत विकास लक्ष्य बनाया गया? तो वो क्या था, उसकी लक्ष्य सीमा क्या है, कितने विषयों के साथ? ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सतत विकास लक्ष्यों को आपके बारे में बताना है के अनुरूप क्या था, नर्सरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक सबके लिए समान शिक्षा, समग्र और गुणवत्तापूर्ण युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया था। और साथ ही साथ एकीकृत शिक्षा जो स्कूली शिक्षा योजना के तहत शिक्षकों और प्रौद्योगिकियों के बल देते हुए सरकारी शिक्षा जो स्कूल थे वहाँ पर गुणवत्ता को सुधारने का ध्यान केंद्रित करने की लागू हुई। एकीकृत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य योजना था गुणवत्ता युक्त शिक्षा व्यवस्था या छात्रों को सीखने की क्षमता में वृद्धि करना, सामाजिक शिक्षा और जो लैंगिक असमानता उसको कम करना, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों समानता और समग्रता को सुनिश्चित करना, साथ ही साथ शिक्षा के साथ व्यावसायिक परीक्षण को बढ़ावा देना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो था कि अधिकार 2009 को लागू करना, राज्यों की मदद करना, राज्यों के शैक्षणिक अनुसंधान जो परिषद है, शैक्षणिक संस्थाओं, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं शिक्षक को प्रशिक्षण देना, नोडल एजेंसी के रूप में सशक्त और उन्नयन बनाना। तो ये सब कार्य था एकीकृत शिक्षा उन्नयन योजना का। तो आप इसे याद रखिएगा और क्वेश्चन आप लोग जो भी पूछा जा रहा है उसका आंसर आप लोग लिखिएगा। अभी जो शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है उसका मुख्यालय कहाँ है यह बताइएगा, इसकी स्थापना कब हुई यह बताइएगा, और साथ में अभी इसके निदेशक कौन है ये बताइएगा। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ जो भी इससे आरटीई से संबंधित जो योजनाएं थे उसको आप लोग समझ गए होंगे, और आगे हम लोग बात करेंगे अब फटाफट चीज़ों को लेकर। देखिए आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत आप लोग को योजना 1 साल में 1,500 से अधिक निजी अस्पताल जुड़े, आंकड़े दिए गए, इसको आप लोग राइट डाउन कर लेना है और मुझे आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आयुष्मान भारत कब आया, किस कहाँ से प्रारंभ किया गया था सबसे पहले, और जो आरटीआई में कर रहा हूँ, इस साल आयुष्मान भारत के तहत कितना बजटीय आवंटन किया गया। 3 प्रश्न आयुष्मान भारत से मुझे बताइएगा, ये सब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चलिए और पहला राज्य कौन था जो आयुष्मान भारत की नीति को अपनाया था, ये भी प्रश्न आप दीजिएगा। ये आंकड़ा दिया गया है 1,500 का, इसे आप लोग अप डाउन कर लीजिएगा। 2018 में शुरू किया गया स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें 10 करोड़ परिवारों या तो 50 करोड़ लोगों को कवर करता है। तो 10 करोड़ परिवार, एक परिवार में देखिए 5 सदस्य की गणना करता है सरकार, अब 50 करोड़ हो जाता है ना, इसलिए कभी पूछे कि भारत में एक परिवार की संख्या कितनी होती है, तो 5 आप लोग बताइएगा। इसी तरह 4.5 करोड़ जो है जरूरतमंद लोग इस योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया, और हर दिन लगभग 7 से 8 लाख हैं लाभार्थी इसमें कार्ड छपवा रहे हैं, बनवा रहे हैं। तो ये सब आंकड़े आपको याद रखने हैं। चलिए इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं आप लोग को बता देना, इससे पहले भी मैंने चर्चा किया हूँ तो इसलिए ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करूँगा। कितनी राशि दी जाती है या तो कितने लाभ मिलते हैं, कोई अपडेट होगा तो खुद सर्च करके मुझे भेजिएगा ग्रुप पर। ऐप पर अब भेजना, इसका आंसर आप भेज सकते हैं ऐप पर लिखकर, या तो आपको यूट्यूब पर लिख कर भेजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट बनाते रहिए। अरावली पहाड़ी के क्षेत्र में बनाई जाएगी 2 सुरंग, तो उसमें अरावली के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन है उसे आप लोग मुझे बताइएगा। अरावली श्रेणी जो है पहाड़ी वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसका क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल क्या है, और इसमें सर्वोच्च चोटी कौन कौन सा है, और इसमें कौन से जैव बायोडाइवर्सिटी पार्क है, कितने हैं, और इसमें कितने स्थान जो है आपको यूनेस्को द्वारा प्रमाणित है। ये अरावली पर्वत से संबंधित आप लोग मुझे बताइएगा। चलिए
अब यहाँ पर देखिए हरियाणा आर्टिबल जो आर्बिटल रेल कॉरिडोर 2 सुरंगें बनाई जा रही है, उसमें अब तक का सबसे बड़ा लंबाई 4.7 किलोमीटर की एक 2 सुरंग होगी अप डाउन। उसकी ऊंचाई 11 मीटर होगी और चौड़ाई 10 मीटर होगी। तो दावा किया जा रहा है क्या कि इतनी लंबाई के साथ ऊंचाई के मामले अभी तक देश में एक भी सुरंग नहीं है जिससे होकर डबल स्टैक कंटेनर गुजर सके, अर्थात माल गाड़ी गुजर सके। तो यह नया एक प्रोजेक्ट लेकर आया है जिसमें आपको ये नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। तो पीटी फैक्ट के रूप में इसे कवर कीजिएगा। इसके जो भी नए अपडेट आएंगे हम लोग कवर करेंगे बाद में। यहाँ पर क्या याद रखना, 2025 तक इसका निर्माण होगा। 126 किलोमीटर प्रोजेक्ट की लंबाई होगी और राशि कितना खर्चा हो रहा है, 5658 करोड़। कहाँ जाएगा, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा। ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग अरावली के संदर्भ में जो प्रश्न पूछा गया वो भी बताइएगा। और इससे पहले अरावली में ही एक प्रोजेक्ट पहले ही बनाया गया था, उत्तर प्रदेश के दादरी से लेकर मुंबई तक लगभग 1504 किलोमीटर लंबाई जो वाले वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है का निर्माण किया गया था। कॉरिडोर के 1 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण पूरा हो चुका है, जो दुनिया में सबसे अनूठी सुरंग बनाई गई है अरावली ही श्रेणी में। पर इसकी लंबाई ज़्यादा है इसलिए हरियाणा वाला का नाम ज़्यादा होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। जहाँ पर केवल डबल डेकर ट्रेनें मालगाड़ियाँ गुजरेगी, बल्कि यह एक साथ 2 ट्रेनें निकलेगी। अर्थात मान लीजिए ये रास्ता है, ये रास्ता है, तो एक ही तरफ पूर्व जा रहा है, तो मान लीजिए अब जा रहा है तो एक साथ 2 ट्रेन गुजर सकता है। यह इसका आपको गुण है इस आपको कॉरिडोर का। तो आपको ये भी याद रखना, प्रश्न ऐसे भी पीटी फैक्ट में पूछा जा सकता है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो यहाँ से प्रश्न बताइएगा, इस योजना को कब लाया गया था, किस लिए लाया गया था और इसकी पूर्ति इस योजना की पूर्ति होने का कब तक लक्ष्य रखा गया है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ये सब प्रश्न आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं 71 का युद्ध का चर्चा 16 दिसंबर को हम लोग कल मनाए हैं। क्या मनाए हैं, आपको मुक्ति वाहिनी के संदर्भ में 16 दिसंबर को ही जब क्या हुआ था, आपको 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनियों सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो यही 30 है ना, आपको है ना बुलावल भुट्टो के संदर्भ में आपको यूएन में दिख रहा है और अन्य मंचों पर दिखता है। ध्यान रखिए विश्व का पहला ऐसी घटना था जहां पर भारत ने यह पेश उदाहरण किया था कि युद्ध के बाद शांति वार्ताओं को कैसे किया जा सकता है। 93,000 सैनिकों का समर्पण एक साथ पहली बार ऐसी घटना थी कि कोई सक्षम देश के सामने कोई देश किया हो, हारा हो और उसे बाइज्जत 93,000 सैनिकों को भारत ने उसके देश को डिपोर्ट कर दिया है। ध्यान रखिएगा यह विश्व में पहली ऐसी घटना थी उस समय। और भारत के विदेश नीति को देखिएगा और हमारे जो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय दायित्व है किस रूप से है, इसे आप लोग देखिएगा। हम किस रूप से वसुधैव कुटुंबकम की बात करते, इसी आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई और देश के पास 93,000 सैनिकों का बेड़ा अगर आत्मसमर्पण किया रहता ना, तो भारत के स्थान पर विश्व का कोई देश होता ना, तो जिस देश को इसने हराया था उस देश से इतनी बार्गेनिंग करता ना, अपने जितने डिस्प्यूट है ना उसको समाप्त करता पहले। तो भारत ने ऐसा नहीं किया। या तो बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी की जो बात की जा रही है ना, मान लीजिए भारत के विदेश नीति या वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट नहीं लेके चलता, तो भारत जो बहुत से बांग्लादेश के भी मुद्दे थे जो हम सुलझा सकते थे, पर ऐसा भारत ने नहीं किया। भारत केवल सहयोगक के रूप में था मुक्ति वाहिनियों का, बस इतना ही दायित्व अपना निभाया और अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए जो कॉन्सेप्ट था उसको इसने किया। और जो भी मामले थे मसले थे बांग्लादेश के संदर्भ में और पाकिस्तान के संदर्भ में, उसको वहीं पर। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे, इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या यह कूटनीतिक भूल नहीं थी? तो आपको इससे संदर्भ में चीजें पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर 2 राय आप लोग को डेवलप करना होगा। हाँ, एक कूटनीतिक भूल हो सकती है और थी भी, मान लीजिए कूटनीतिक भूल थी। अगर इंदिरा गांधी चाहती तो हम लोग पाकिस्तान को बैकफुट पर लाकर चीजों को मनवा सकते थे, या बांग्लादेश के साथ कुछ डिस्प्यूट क्षेत्र थे जैसे अभी वर्तमान में सुलझा है ना। तो देखिए यहाँ पर हम वो स्थिति नहीं प्राप्त कर सकते जो आज हम लोग को है विश्व में, आपको ये सब चीजें।
जहाँ पर इंडिया को इसलिए तर्जुब दिया जाता है कि इस प्रकार के उदाहरण भारत ने पेश किए जो अन्य देशों ने नहीं किए। इसलिए यूएनओ में जब भी हम लोग बात करते हैं यूएन में कि हमको अस्थायी सदस्यता देना है, तो आधार यही सब दिया जाता है कि क्यों हमको दिया जाएगा। आधार यही दिया जाएगा कि हम जवाबदेह देश हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों कानून को मानने वाले प्रतिबद्ध देश है, तो यही उदाहरण दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें है ना आपको इसका उदाहरण। फिर जब हम जनमत संग्रह बात करते हैं कश्मीर के मामले में जो पाकिस्तान को बार बार हवाला देता है, हम उस अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून को बात करते हैं। सिक्किम में जो हम अपना सिक्किम को अपने देश में मिलाते हैं, तो जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों का तय करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर हम चलते हैं, उसको ही आधार बनाकर यूएन में हम डिमांड करते हैं कि हमें अस्थायी सदस्यता देना चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से भी यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को आगे बात करेंगे। तो 2-3 प्रश्न आप मुझे बताइएगा। जो ये समर्पण हुआ था, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, किस नाम से उसको जानते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा नाम, यह युद्ध किस वर्ष और कब से कब तक चला थी, दूसरा प्रश्न। तीसरा, इस समर्पण के जो थे भारतीय नेतृत्व किनके हाथ में, किस ब्रिगेडियर के हाथ में था, आप लोग ये बताइएगा। और किस व्यक्ति ने पाकिस्तान का जो ब्रिगेडियर था इसने है ना आत्मसमर्पण करने प्रमुख था, तो ये बताइएगा। ये सब प्रश्न आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए, माननीय राष्ट्रपति के द्वारा ये बात की गई कि वरिष्ठ पदों पर अधिक से अधिक विकास के संकल्प अगर मजबूत करनी है तो महिलाओं को भागीदारी बढ़ानी होगी। यह बहुत सत्य बात है कि महिलाओं की भागीदारी, जो आधी आबादी है उसको अब तो कम से कम दे दो। तो यहाँ पर 2 चीजें याद रखिएगा, सरकार प्रतिबद्ध है, सरकार बहुत से ऐसी योजनाओं को ला रहा है। तो देखिए, जो चीजें पहले हमें आज़ादी के बाद धीरे धीरे हम लोग सशक्त तो हो रहे हैं, हमने अपना उन्नयन कर रहे हैं, तो आने वाले कुछ दशकों में हम ऐसी स्थिति में होंगे जो दोनों आबादी अपना नेतृत्व बराबर तरीके से करेगी। तो ध्यान रखिएगा, जो भी बातें किया जा रहा है उसको बस संदर्भ याद रखिएगा, उसके बहुत से एग्जाम्पल आपको प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ से प्रश्न आप बताइएगा, 5 अपने अपने अनुसार बताइएगा महिलाओं से संदर्भित, सशक्तिकरण से संदर्भित योजनाओं का नाम। ये सब है ना इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाता है। जब भी आप मॉक इंटरव्यू हमारे पास आएंगे तो महिला कैंडिडेट होंगे, सब पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा, अच्छा महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में आप ये मुझे बताइए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कौन सा सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है। तो बहुत से, मान लीजिए 10 स्टूडेंट होंगे महिला कैंडिडेट ना, तो उसमें से है ना आपको 3 से 4 ही जवाब दे पाते हैं सही, फिर आपको फ्रिक्वेंटली दे पाते हैं कि 5 योजना का फटाफट नाम बता दें, नहीं तो वो सोचना पड़ता है उनको। तो ये सब चीज़ आप में नहीं रहे, हालात आप देखिएगा। और आप मॉक इंटरव्यू जिनका भी लिया गया है आप यूट्यूब पर जाके देखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर देखिएगा कैसे वो मिसमैच हो जाते हैं। तो ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा, आपको ये सब तैयारी पहले से करनी है। अब मेंस आ जाएगा तो इंटरव्यू के दौरान दौड़ना नहीं है आप लोगों को, कोचिंग के संदर्भ में ये सब करते चलिए, प्रश्न ऐसे ही क्रिएट हो जाएगा। तो 5 योजनाओं का नाम आप बताइएगा, केंद्र सरकार का जो योजना चल रहा है, राज्य सरकार के द्वारा, अर्थात 10 योजना जो होगा जो महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में चल रहा है, उसको लिख के भेज दीजिएगा ताकि इंटरव्यू में आप लोग कभी नहीं फंसिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कल एक न्यूज आएगा आप लोगों के लिए, विध्वंसक मिसाइल जो है, स्वदेशी निर्मित मिसाइल विध्वंसक INS मोर्मुगोवा, वो कल बेड़े में शामिल होगा। तो हम इसको कल चर्चा करने वाले हैं PT फैक्ट के रूप में। तो कल इसके बारे में बहुत सी चीज़ें देंगी, तो हम लोग उसको देखेंगे। देखिए, मैंने यही चर्चा पिछले 2-3 न्यूज़ में ऊपर किया हूँ। माओवादी से मुंह से बेटी को बनाया, मुंह मोड़कर माओवादियों से मुंह मोड़ा ये व्यक्ति मंजीत सिंह, और क्या किया अपने बेटी को डॉक्टर बनाया, बेटे को इंजीनियर बनाया। बताइए ये केस स्टडी ज़्यादा यूजफुल होगा या हम लोग बैनर पोस्टर लगा के चीज़ों को कवर करें? इसको है ना, आप है ना रोल मॉडल बनाइए। राज्य मान लीजिए पलामू झारखंड के हैं, तो इनको रोल मॉडल बनाइए, इनको है ना एम्बेसडर नियुक्त कीजिए राज्य सरकार। तो ये सब काम तो सरकारें नहीं करेंगी, बाकी सारा काम करेंगी और बोलेंगे कि हम शिक्षा को सुधार करना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, और थोड़ा जहाँ मारना वहाँ नहीं मारिएगा, बाकी सारी कहानियाँ आपको द्वारा संस्थाओं के द्वारा किया जाएगा। इसको रोल मॉडल बनाइए, इसको है ना क्या ब्रांड एम्बेसडर बनाइए राज्य सरकार का, कि शिक्षा में राज्य सरकार के लिए ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए, परिवार नियोजन में आपको देना चाहिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में, मानव संसाधन में इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाइए। बहुत से मंत्रालय में इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता है, आप किसी में तो बना दीजिए, ताकि ये रोल मॉडल हो देश राज्य के लिए, कि माओवादी लोग भी जिससे
दिग्भ्रमित करते हैं आम लोगों को, उससे भी बाहर आकर एक बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं अपनी बेटी को, और एक बेटे को इंजीनियर बनाते हैं। अब बताइए इनका जनरेशन जो होगा, नेक्स्ट जनरेशन होगा, क्या कभी माओवादी के बारे में सोचेगा? नहीं सोचेगा। या हम अलगाववाद को कभी सोचेगा? नहीं सोचेगा। वो बेहतर रूप से काम करने का प्रयास करेगा, राज्य का सशक्तिकरण की बात करेगा, या तो राष्ट्र निर्माण की बात करेगा। तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि शिक्षा कैसे जनरेशन को चेंज कर रहा है, आइडियोलॉजी को चेंज कर रहा है, या तो उस कॉन्सेप्ट को चेंज कर रहा है जो कभी वो व्यक्ति विशेष, उसका परिवार प्रभावित हुआ करता था। तो शिक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको केस स्टडी के तौर पर आप लोग यूज़ कीजिएगा। ठीक है, आप लोग को वीडियो कैसा लगता है, किस प्रकार का एनालिसिस किया जाता है, प्लीज़ आप लोग रिव्यू कमेंट सेक्शन में दीजिए। अरे बाप, इतना सेल्फिश आप लोग हैं ना, मत कहिए। लगातार आप लोगों को बोलते हैं, कितने मिनट से बोल रहे हैं सोच के देखिए। कहाँ गया जी? हाँ, कितने मिनट, 70 मिनट से लगातार बोल रहा, पर आप लोग का रिव्यू 5 मिनट का नहीं आएगा, 5 सेकेंड लगेगा लिखने में, पर रिव्यू आप लोगों का नहीं। अरे रिव्यू देखने से क्या होता है पता है? स्टूडेंट और भी स्टूडेंट मोटिवेट होते हैं कि नहीं यहाँ पर क्या दिया जा रहा है। रिव्यू मैं तो नहीं ना क्रिएट करना ही चाहूँगा, तो बहुत सारा रिव्यू मैं क्रिएट करवा सकता हूँ, ऐसा माध्यम बना, पर मैं आप लोग को ही क्यों बोलता हूँ रिव्यू देने के लिए? अब बताइए, जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ, क्या और कहीं पढ़े हैं आप लोग? बताइए तो, दिल से ईमानदारी से बताइएगा। शिक्षा के क्षेत्र में, आरटीए के क्षेत्र में 21A में क्यों जोड़ा गया, या तो इसको केस स्टडी कैसे बनाया जा सकता है, और भी आयुष्मान भारत के संदर्भ में बहुत सी चीज़ें मैंने आप लोगों को कवर किया है। और जो मंच पर बार बार विवाद होता है, 93,000 सैनिकों का पदार्पण हुआ विदेश नीति में, यूएन में हम जब जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्यों है कि बार बार हम यूएन में जाते हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी पेश होती है। तो ये कारण आपको कॉन्सेप्ट कौन बता रहा है? मैं बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए लोगों को और आने के लिए, जुड़ने के लिए, कि ग्रोथ हो सके, कोचिंग संस्थानों का नंबर जो संख्या बढ़े, और हम जो करना चाहते हैं, डिजिटल टीवी में आना चाहते हैं, डिजिटल क्लास में, वो जल्द से जल्द पूरा हो। मैं 10,000 सब्सक्राइबर का लक्ष्य रखा था, अभी तक पूरा नहीं हुआ। बताइए, अगर प्रत्येक स्टूडेंट 10-10 लोगों को फॉरवर्ड करता है तो भी हम एक दिन में कवर हो जाएंगे, पर नहीं, अगर मैं नाचने और गाने वाली चीज़ें अपलोड करने लगूँ, आप लोगों को गाना सुनाओ, तो बहुत लोग पसंद करेंगे, पर पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग पसंद ही नहीं करेंगे। अरे इतना सेल्फिश आप लोग मत बनिए, ठीक ना? दिल से बातें बोलती निकलता है, तो उस सब चीज़ों को समझिए और थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। नहीं तो यहाँ पर सभी बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं आप लोगों को। जितने भी यूट्यूबर हैं, बहुत से बड़े, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख है यूट्यूबर आपकी संख्या। आपको क्या शिक्षा दे रहा है, आप लोग खुद आकलन कीजिएगा। आपको पीटी क्लियर करवाता है, मेंस इंटरव्यू में आपको ना आपके भरोसे छोड़ देता है, और उसके बाद आप लोग रोते पीटते हैं। कल ही एक स्टूडेंट, मुंबई से एक स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन किया। बताइए, कोई कोचिंग संस्थान में जाके उन्होंने एक तो पास किए थे, उनका तो 2 साल बाद सिलेक्शन होता है, और उसके बाद वो क्या करते हैं कि मुझ पर विश्वास ना करके जाके किसी और कोचिंग संस्थान में जाके ना मेंस आंसर राइटिंग करते हैं। अब 5 दिन के बाद क्लास है उनका, कल फ़ोन आता है, एग्ज़ाम है, और मेरे पास फ़ोन आता है, सर मुझे लास्ट टाइम में आप थोड़ा गाइड कर दिए। अब कैंसर कर लिए हैं और बोलते इलाज कीजिए। पॉसिबल है? सोच के देखिए। जो चीज़ें जैसी बताई जा रही है उस तक कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा, पर वो करिएगा ना सारी कहानियाँ। और पता है, इसके लिए 7,000 उनसे ले लिया गया टेस्ट सीरीज के नाम पर। अब मैं कितना टेस्ट सीरीज के लिए रखा था? 99 रुपया, 999 रुपया। पर ये देने में आप लोग को ना भार पड़ता है कि नहीं, मेरा पैसा संपत्ति हमारे सर लूट रहे हैं, युक्ति आईएएस आपका पूरा खजाना खर्च कर देगा, लूट लेगा आपके खजाने का। पर इसके बदले में आपको क्या मैं दे रहा हूँ, आप लोग को ये पता नहीं चल रहा। उस स्टूडेंट से जाके पूछिए जो इस स्थिति में है। अब बताइए, उसको कोई किसी प्रकार का गाइड नहीं किया गया। मैंने कल एक कॉपी भेजा हूँ ना आप लोगों को ग्रुप में, उस कॉपी को देखिएगा, मेरे द्वारा गाइड किए गए स्टूडेंट का वो कॉपी है। वो किस रूप से उसको मैंने मोटिवेट किया, अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता अब किसका सिलेक्शन होगा? आप लोग कॉपी को जाके पहले देखिएगा। ऐसे ही मैं कुछ शेयर आपको नहीं करता हूँ, चीज़ें देखिए। आपका खजाना नहीं खर्च ले रहा हो, आपको बस एक न्यूनतम शुल्क लिया जा रहा है ताकि जवाबदेही आप लोगों में डेवलप हो। नहीं तो चाहता तो मैं भी दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का 4-5 हज़ार कर देता साल का, और चीज़ें में, और आप लोग जैसे लोग हैं ना, जहाँ बहुत लोग भटकते हैं ना, तो भी आप लेते हैं। पर मैं जानता हूँ आपके पास समस्या क्या है, आपके इकोनॉमी की बहुत सी समस्या। मैं इतना ही ऑफर करूँगा आप लोगों को, ताकि आप लोग उसे अफोर्डेबल बना के उस चीज़ को लाभ लें। अब चीज़ें मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछले एक 20 दिन से, 15 दिन से मैं बोल रहा, रिव्यू आप लोग भेजिए, वीडियो का रिव्यू भेजिए, तो नहीं भेजे। तो कल किसी स्टूडेंट ने बस मुझसे ज्ञान लेना चाहा कि हाँ सर मैं प्रॉब्लम में हूँ, 45 मिनट उससे बात हुई, 30, 40, 45 मिनट, और लास्ट में जब रिव्यू की बात की तो वो अपनी कहानियाँ सुनाने लगे। तो भाई ऐसा काम क्यों मैं करूँगा?
मैं भी अब प्रोफेशनल होऊंगा। सीधा से एक लाइन में जानिए, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। मैं उस प्रकार से, मेरे पास बहुत से काम करने के तरीके हैं, बहुत से मैं काम कर सकता हूँ। मैं इसलिए यूट्यूब पर आया हूँ, कुछ चीज़ें मैं ना आइडियोलॉजिकली करना चाहता हूँ। जो भी व्यक्ति मुझे जानता है, पहचानता है, उसको पता है अमर सर क्या करते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें की जाती है थोड़ा सा हमें मोटिवेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और जो चीज़ें बताई जा रही उतना ही कीजिए। नहीं तो पीटी के बाद है ना भटकते रहिएगा, कोई समाधान नहीं ढूंढा पाए आप लोग को, ढूंढ ढूंढ के दे पाएगा। तो चलिए, यहाँ पर एक है सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है। यूपीएससी और बिहार बीपीएससी को बोला है कि भाई तुम अपनी नियुक्ति करो, अपना जो लोगों को भेजा जा रहा है सूची राज्यों के द्वारा, उसकी नियुक्ति जल्द से जल्द करो। और एक जो वर्तमान डीजीपी हैं, था डीजीपी जो एस के सिंघल हैं, उनकी पद छोड़ने की तारीख 9 जनवरी हो रही है, सॉरी 19 दिसंबर हो रही है। इसके संदर्भ में आपको काम करने की बात की जा रही है। तो देखिए, आप ध्यान रखिए, एक सेकंड पेज का थोड़ा सा कलर चेंज कर दो, ठीक है। चलिए, जो चंद्रचूड़ जी हैं, जस्टिस निशम्मा राव पीठ ने बोला कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग कीजिए। और क्या करना है कि 11 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की जो सूची राज्य ने भेजी है, यूपीएससी को भेजी गई है, उस पर 3 नामों का शॉर्टलिस्ट कीजिए और राज्य को सेंड कीजिए ताकि वो नियुक्ति कर सके। तो ये अधिकार क्षेत्र में है। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति के संदर्भ में भी जजमेंट दे सकता है? तो जी, सभी संस्थाओं को वो क्या कर सकता है, जवाबदेह बनाने के लिए उस पर अपना राय दे सकता है, विचार दे सकता है। तो और नियुक्ति के संदर्भ में राज्यों की नियुक्ति कैसे होती है वरिष्ठ पदाधिकारियों को, तो राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के पास एक लिस्ट जाता है। जैसे कॉलेजियम आप देखते होंगे ना, एक लिस्ट जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के पैनल बैठता है, उसके बाद राज्यों के पास लिस्ट जाता है, उससे राज्य सरकार है ना, केंद्र सरकार एक शॉर्ट लिस्ट करती है। शॉर्टलिस्ट करती है, उसके बाद उसकी नियुक्ति की जाती है। ऐसा होता है ना, वैसे ही आपको यहाँ भी डीजीपी के मामले में राज्य के पास एक पैनल जाएगा, उसमें से शॉर्टलिस्ट होंगे, 3 शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और उसके बाद उनमें से किसी एक की नियुक्ति कर दी जाएगी। तो इस प्रकार के अधिकार आपको दिए हुए हैं। तो चलिए, संघ लोक सेवा आयोग से 2-3 प्रश्न आप लोग मुझे बताइएगा। किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा है? वर्तमान में संघ लोक सेवा अध्यक्ष कौन है? ठीक है, इनकी नियुक्ति की अर्हताएं क्या है? ये 3 प्रश्न आपको बताइएगा। एक प्रश्न और बताइएगा कि संघ लोक सेवा आयोग के जो अयोग्यता जो किया जाता है, अधिकारियों का अयोग्यता संबंधी पात्रता क्या है? ये 4 क्वेश्चन आप लोग संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताइएगा। और ये सब गूगल सर्च भी आप लोग कर सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत से भी देखें, क्योंकि क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोग मात्र कीजिए, मेरा उद्देश्य यही है। यहाँ पर एक जजमेंट आया था 2006 का, ये याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसे न्यूज़ को कवर किया। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसमें कहा गया था कि डीजीपी का चयन सरकार 3 उन सबसे वरिष्ठ मामलों में करेगा। या केस कौन था? प्रकाश सिंह बनाम शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय था, भारत संघवाद था। ये प्रकाश सिंह केस 2006 में आया था, याद रखिएगा। इसमें यह बात बोली गई थी कि डीजीपी का चयन 3 सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में करें, जिनमें प्रमोशन के लिए चयन यूपीएससी द्वारा सेवाओं के अवधि, बेहतर अच्छे रिकॉर्ड और पुलिस बल के नेतृत्व के विभिन्न अनुभवों के आधार पर किया जाएगा। अर्थात जो उनका एक्सपीरियंस होगा उसके आधार पर किया जाएगा। साथ ही साथ एक बार चुने जाने के बाद डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष या उसके बाद ही उसकी सेवानिवृत्ति का है। क्यों नहीं? उनकी उम्र सीमा, जो सेवानिवृत्ति की तिथि कुछ भी हो, ठीक ना, इसलिए 2 साल कम से कम नियुक्त किया जाना चाहिए। तो चलिए, आपसे आपको केस याद रखिएगा, चीज़ों को संदर्भ में रखिएगा, ध्यान में। अब देखिए, तमिलनाडु की आपत्ति के बाद फ्रांस के नटराज मूर्ति की नीलामी रोक दी गई है। तो ये आप लोग को क्या करना है, इनके हिस्टोरिकल पार्ट को christie.com में एक नीलामी हो रही थी, तो जिसमें एक फ्रांस सरकार को तमिलनाडु राज्य सरकार पुलिस ने आपत्ति दर्ज की, तो उसके बाद रोक दिया गया। अब ये नटराज की कांस्य मूर्ति नीलामी तमिलनाडु पुलिस का आपत्ति के बाद 15वीं-16वीं शताब्दी की मूर्ति विजयनगर साम्राज्य काल से संदर्भित है। तो विजयनगर, आपको यह मूर्ति तूतीकोड़ी जिले में कोलीपट्टी के कायथर स्थित प्राचीन श्री कोंठान रामेश्वर मंदिर में का है। तो ये कांस्य मूर्ति विजयनगर साम्राज्य की कब से मानी? 15वीं-16वीं शताब्दी में। इसका हिस्टोरिकल पार्ट आप लोग कवर कीजिएगा। प्रश्न ऐसे ही पूछ देगा तो आप लोग यूपीएससी में छटपटाते हैं कि कहाँ से आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछता है, यहाँ से प्रश्न पहुंच जाएगा 16वीं शताब्दी का। इस कायस्थ स्थित मंदिर, प्राचीन मंदिर के कौन से मंदिर का कौन सा कला है, किस प्रकार से चीज़ों को कवर किया गया, वहाँ से प्रश्न होगा।
और आपको ध्यान रखना है विजयनगर साम्राज्य के बारे में 2-3 प्रश्न देना है। इसकी स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य में कितने कितने आपको वंश है ना शासन किए थे विजयनगर साम्राज्य में, कितने वंश, उनका नाम क्या क्या था, और सबसे प्रमुख राजवंशों में किनका नाम, राजाओं में किनका नाम आता है, और जो मंदिर है सबसे प्रसिद्ध मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था। तो ये सब प्रश्न आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट है, चलिए हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखिए ये जो फिलोसफी पढ़ते हैं उनको है ना ये पढ़ लेना है, औपनिवेशिकता से उभरने की चुनौती। तो फिलोसफी के संदर्भ में आपको चीज़ें समझ में आएगी। ये आर्टिकल ये फिलोसफी की बातें किया है, किस प्रकार से हम भविष्य में ऐसे काम कर सकते हैं। पर इस आर्टिकल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ये आर्टिकल पढ़ना चाहिए। बाजार में विनिर्माण की बढ़ता है भारत। अब मैं लगातार इस पर आपको न्यूज़ कवर किया, और पेपर 3 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग इसे न्यूज़ को कवर सकते हैं। यहाँ पर कुछ सवाल पहले दागा गया इनके द्वारा है, क्या है? भारत में बिकने के लिए लैपटॉप से लेकर अधिकांश खिलौने तक चीन से निर्मित क्यों होते? पहला प्रश्न है इनका। ऐसे जीवन उपयोगी सस्ते सामान भारत में क्यों नहीं बनते? पहले दूसरा प्रश्न जो मैं आप लोगों को लगातार बोला था पहले कुछ दिन पहले ही, सस्ते सामान भारत में क्यों नहीं बने? चीन की सरकार ने कैसे पूरी दुनिया में विनिर्माण अपने देश में आकर्षित कर लिया है? तो इसके संदर्भ जब भी प्रश्न ऐसे आते हैं तो क्या होता है, सभी के दिमाग में ये आता है ना कि वहाँ पर सस्ते श्रम है, इसके कारण वो ये कर पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से उसने रणनीतिक स्ट्रेटजी पार्टनर अपना बदला है, जिसके कारण ये सब चीज़ें हो पा रही है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। तो देखते हैं ऐसी कौन सी सरकार की नीतियां हैं जहां प्रयास करने की जरूरत है और विश्व कारखाने की पहचान छीनकर भारत में चौथी औद्योगिक क्रांति अगुआ बन सका। और चौथी जो औद्योगिक क्रांति का विचार कौन दिया था? ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लास शवाब के द्वारा दिया गया था। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा इस व्यक्ति का। और चौथी औद्योगिक क्रांति किसके संदर्भ में हम लोग आईटी, रोबोटिक्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT की बात करते हैं, 3D प्रिंटिंग की बात करते हैं, ब्लॉकचेन की बात करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्वांटम कंप्यूटर, अन्य तकनीकों की बात करके मिश्रण जो होगा, इसका जो क्रांति होगा इस क्षेत्र में, उसी को चतुर्थ क्रांति बोलते हैं। तो आप लोग बताइएगा क्वेश्चन में, प्रथम क्रांति किसे बोलते हैं, द्वितीय क्रांति किसे बोलते हैं, और तृतीय क्रांति किसे बोलते हैं? किनका किनका नाम जुड़ा हुआ, किस क्षेत्र का नाम जुड़ा हुआ, आप लोग बताइएगा। प्रथम क्रांति में क्या हुआ था, द्वितीय क्रांति में क्या उन्हें, तृतीय क्रांति में क्या हुआ, चतुर्थ क्रांति में तो देख रहे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का डेवलपमेंट होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग, ब्लॉकचेन जैसे तकनीक को डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए भारत इसमें कहीं बेहतर कर सकता है, लगातार इसमें कर भी रहा है भारत। और यहीं पर देखिए कुछ योजनाओं के नाम में, PIL योजना के बारे में बताया था हाल ही में ना, उसके संदर्भ में याद रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, विनिर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उस पर निरंतर सरकार काम कर रही, उसी के बारे में आपको। और भारत सेवा क्षेत्र में विश्व में अपनी उत्कृष्ट पहचान बनाए हुए विनिर्माण में बहुत पीछे है। तो विनिर्माण के लिए क्या कर रहा है भारत सरकार? PLI योजना के तहत काम कर रहा है, जहाँ पर टारगेटेड चीज़ों को, टारगेटेड जो प्रोडक्ट्स है उसको डेवलपमेंट के स्तर पर लेकर आ रहा है, और हम बेहतर विकल्प लेकर आए। तो देखिए 1978 में चीन ने औद्योगिक नीतियां लाया था, और हम लोग कब लाए थे? 1991 में। ध्यान रखिएगा, औद्योगिक नीतियां लाता है चीन और उसके व्यापक सुधार करता है, जिसके बाद विनिर्माण उद्योग निरंतर बढ़ता है, और बाजार के सुधारवादी जो कॉन्सेप्ट है, मनोबल सेक्टर जो है इसके बढ़ता है। और क्या होता है लास्ट में, चीन में कोई न्यूनतम मजदूरी और जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। ध्यान रखिएगा, वहाँ पर बाल मजदूरी, कार्य के घंटे और न्यूनतम मजदूरी दर जैसे कानून का पालन नहीं होता है, इसलिए कहीं ना कहीं बेहतर विकल्प वो देता है। भारत में ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर हर चीज़ के लिए कानून है, हर चीज़ के हर लोगों के लिए मानक सुरक्षा तय किए गए हैं। तो भारत को उसके वनिस्पत में काम करना होगा। और साथ में भारत दुनिया का 50% वैक्सीन बाजार अब कायम किए हुए कब्जा कर लिया, तो ये भारत के लिए बेनिफिट होगा। अमेरिका के जेनरिक दवाओं, जो भी जेनरिक दवा जाता है, 40% कारोबार भारत पर वर्चस्व है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। खाद्य प्रसंस्करण द्वारा बासमती चावल, समुद्री भोजन, चीनी निर्यात दुनिया में किया जा रहा है, तो भारत इस क्षेत्रों में बेहतर विकल्प में आया है। भारत का विनिर्माण क्षेत्र तेजी से ऊपर जाने लगा। जब 2025 तक भारत उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार लगभग 21.18 अरब डॉलर था, वर्ष 2030 तक यह क्या हो जाएगा? 500 अरब डॉलर हो जाएगा। तो यह कहीं ना कहीं क्या कहता है, यह दर्शाता है कि भारत एक बेहतर विकल्प में आ रहा है, और विनिर्माण क्षेत्र क्या करेगा?
भारत को सशक्त बनाएगा। भारत को, मैंने आप लोग बताया था, चीन के विदेश नीति को अगर तोड़ना है, चीन के वर्चस्व को तोड़ना है, तो भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करे, सशक्त बने और क्या करे, जो प्रोडक्ट्स चीन उसी रेट पर अन्य देशों को मुहैया करा, भारत कराए, तो भारत एशिया में कहीं सशक्त होगा और भी बेहतर विकल्प में आएगा। और चीन जो दादागिरियाँ करता हर स्तर पर, वो कहीं ना कहीं हम बार्गेनिंग के स्तर पर लेकर आएंगे उसे, तो जाकर बेहतर काम होगा। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। इसी के साथ आज का न्यूज एनालिसिस आज समाप्त होता है। फिर हम लोग कल मिलेंगे एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। और प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए, जो चीज़ें बताई जाती है, जो यहाँ से लाभ आप लोग को मिल रहा है, उसके बारे में रिव्यू डेली कीजिए ताकि और लोग जुड़े। देखिए, होता है इतना कंजूस आप लोग बन जाते हैं, कभी कभी न चाहते हुए मुझे बोलना पड़ जाता है। तो ये सब स्थितियां नहीं आए, आप लोग समझदार हैं, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो आप लोग जरूर कीजिएगा, मुझे उम्मीद है। और जो बॉन्डेड हुआ हम दोनों के बीच एक रिश्ते का, उसको कायम रखिए। चलिए, तब फिर हम लोग कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।